अब आते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन में, जिसमें आपको 150 वर्ड्स तक आपको लिखना होता है। डिस्क्राइब एनी 6 consequences ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर। आपको 6 consequence बताने हैं। भाई अगर 6 consequence आपको पता है ना, अगर आपसे पूछा जाए 4 consequence आराम से लिख लोगे, 2 consequence आराम से लिख लोगे। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का करें, 6 मार्क का करें, इसको आप तैयार कर लेते हो कि 6 मार्क का क्वेश्चन, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, 2011 में पूछा गया। इसमें एक छोटा सा इंट्रो भी आप दे सकते हो और उसके बाद आप पॉइंट लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेस को बता सकते हो। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का आना। भाई कॉन्सिक्वेंस पूछा जा रहा है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आ गए। पहले सारे एक थे, अब मिलके 15 हो गए। ग्लोबल बैलेंस चेंज हो गया, बाइपोलैरिटी अब खत्म हो गई। अब सारा पावर एक तरह से यूएस के पास बन गया। अब वो दुनिया यूनिपोलर बन गई थी आफ्टर द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे, यहाँ पर आपको पता है कि शॉक थेरेपी आने के बाद यहाँ की इकॉनमीज किस तरह के डिवास्टेट हो गई। नाटो का एक्सपेंशन देखने को मिला, बहुत सारे जो सोवियत इकॉनमी, सोवियत कंट्रीज थे, वो सब अब नाटो को ज्वाइन कर लेते बहुत सारे। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात थी, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन थे, जो कि एक पर्टिकुलर एक कंबाइंड सोवियत यूनियन का पार्ट थे। अब ये बात निकल के आई कि किस तरह से यानी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म किया जाए, और फाइनली रशिया को दिया गया कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन रखोगे, बाकी सारे देश में नहीं रहेगा। एथनिक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आप चेचनिया की बात करो, दागिस्तान की बात करो, या फिर आप अजरबैजान में देखोगे, वहाँ पर इस तरीके से अर्मेनिया के साथ लड़ाई चलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये चीज़ें निकल के आई कि भाई वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। ठीक है, आप इसको लास्ट में कंक्लूड करोगे कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी फार रीचिंग इफेक्ट पड़े हैं, और आज भी कई सारे क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इवन कि आप कंटेम्प्रेरी टाइम में देखोगे तो रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से आप इस तरीके से समराइज करोगे इस आंसर को। नेक्स्ट, गोर्बाचेव के रिफॉर्म को बताना है, गोर्बाचेव के रोल को बताना है, उन्होंने स्टार्ट किया था सोवियत यूनियन को रिफॉर्म करने के लिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आप लिखोगे 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे। 2 पार्ट में उन्होंने किया था। पहला कि उन्होंने सोवियत सिस्टम को लिबरलाइज करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ ट्रांजिशन की तरफ कोशिश करा था। पेरेस्ट्रोइका जैसे रिफॉर्म्स लाए थे ताकि उसको कैपिटलिज्म की तरफ ले जाएं, एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि मोर ओपननेस, मोर एफडीआई, इन सारी चीज़ों को अलाउ किया गया था। और इनके इफेक्ट क्या देखने को मिले? पहला तो वही चीज़ कि गोर्बाचेव ने एक अच्छी नीयत के साथ इसको स्टार्ट किया था कि भाई इकॉनमी बेटर हो जाएगी, हमारी पॉलिटिकल ओपननेस बेटर हो जाएगी, तो लोगों की डिमांड्स कम हो जाएंगी, लोग शायद अब नाराज़ ना हो। लेकिन सोवियत सिस्टम को और ज़्यादा उसने वीकन कर दिया। इसमें उसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म उन्होंने लाए थे। पेरेस्ट्रोइका के अंदर में वही सारी चीज़ें थी, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, इकॉनमी को गवर्नमेंट कंट्रोल से निकाला जाएगा, प्राइवेट ओनरशिप दी जाएगी प्रॉपर्टी में, और साथ ही साथ ग्लासनोस्ट लाया गया था, जिसके में अंदर में पॉलिटिकल ओपनेंस, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को अलाउ करना, ओपननेस की बात थी, ट्रांसपेरेंसी की बात थी। लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद क्या निकल के आता है? सोवियत यूनियन का कोलैप्स। गोर्बाचेव का ये रोल था। पहले आप गोर्बाचेव के बारे में लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे कि भाई उनके रिफॉर्म्स के 2 मेन एरियाज से, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। लेकिन इन रिफॉर्म्स का इफेक्ट क्या निकल के आता है कि अल्टीमेटली स्वाहा। व्हाट वर द इफेक्ट्स कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी? अभी मैंने आपको बताया शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करके ले जाओ। शॉक थेरेपी अभी मैंने आपको बता दिया क्या था। एक ही क्वेश्चन में इसको भी लाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, डिस्क्राइब 6 कॉन्सिक्वेंसेज और डिस्क्राइब 4 कॉन्सिक्वेंसेज। इस तरीके से 6 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि आपके दोनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इफेक्ट्स बताने हैं, तो सबसे पहले आप शॉक थेरेपी को डिफाइन करोगे, इंट्रो लिखोगे, एक डिफिनेशन आपका आना चाहिए कि शॉक थेरेपी आपका क्या था। शॉक थेरेपी क्या था? एक ट्रांजिशन था, ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन। इसके कॉन्सिक्वेंस, पहला चीज, रशिया की जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थे वो पूरी तरह से कोलैप्स। ऑलमोस्ट 90% जो थे इंडस्ट्रीज उसको पानी के दाम पर बेच दिया गया था, बहुत सस्ते में होने पौने कौड़ी के दाम पर बेच दिया गया था। इसको लार्जेस्ट गिराज सेल इन द हिस्ट्री कहते हैं। यू हैव टू अंडरलाइन, आपने देखा होगा अलग अलग जो आंसर्स हैं उसमें मैंने अंडरलाइन किया है, इसको भी आप अंडरलाइन करोगे, इसी तरीके से आप अंडरलाइन करोगे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि सारा वर्ड पढ़ेगा, सारे सेंटेंस को पढ़ेगा, उसको केवल ये दिख गया ना, बस वो समझ गया कि इसमें क्या पॉइंट है। लार्जेस्ट गराज सेल आपने इसको बोल्ड करके या फिर आपने अंडरलाइन कर दिया ना, वो समझ गया कि आपको पता है ये सारी चीज़ें थी, हुई थी। रूबल का जो वैल्यू था वो डिक्लाइन कर गया था, जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था उसको ख़त्म करके प्राइवेट फार्म सिस्टम में लाया गया था। जीडीपी रशिया की बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। सोशल वेलफेयर के जो पुराने सिस्टम थे उसको चेंज कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग थे वो पॉवर्टी में ढकेल दिए गए थे।
इसने पूरी तरह से इकोनॉमीज को बर्बाद कर दिया. सो दीज वर द इफेक्ट्स और consequences ऑफ अ शॉक थेरेपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू मस्ट learn this and practice this. Now, highlight any 3 positive and 3 negative features of each of the Soviet system in the Soviet Union. 2016 में क्वेश्चन आया कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स के बारे में बताना है. अब इस पर सोवियत सिस्टम का एक मैंने शुरू में जो क्वेश्चन बताया था सोवियत सिस्टम के बारे में कि भाई 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद एक इगैलिटेरियन सोसाइटी और सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड एक सिस्टम डेवलप किया गया था, वो था सोवियत सिस्टम. ऐसा आप एक इंट्रो भी दे सकते हो. उसके बाद पॉजिटिव फीचर्स है, वहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें लोगों को मुहैया करवाई गई थी. स्टेट ओनरशिप था जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई थी. कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा था. एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे. ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफ़ी बढ़िया था. ये आपके हो गए पॉजिटिव थे. नेगेटिव फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं थे, ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन रूल था और यहाँ पर रशिया का डोमिनेंस हुआ करता था बाकी सारे रिपब्लिक्स. So these were the positive and negative aspects of the Soviet system. Next question. इंडिया ने मेंटेन किया है अच्छे रिलेशन सभी पोस्ट सोवियत इकोनॉमी से, पोस्ट सोवियत कंट्री से, लेकिन उनमें सबसे बेहतर जो रिलेशन है वो रशिया के साथ. आप इसको इस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करना है. या फिर क्वेश्चन है कि व्हाई आर इंडिया रिलेशन विद रशिया कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. 2008, 2010, 2012 में क्वेश्चन आ चुका है एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए. इंडिया और रशिया के अच्छे रिलेशंस के बारे में बताना है. हिस्टोरिकल फाउंडेशन में आ सकते हो कि इंडिया और रशिया के बीच का रिलेशन पुराने समय से चलता आ रहा है, ट्रस्ट रहा है, कॉमन इंटरेस्ट रहे हैं. इंडिया ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन किया था 1971 में. इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखोगे तो पब्लिक सेक्टर को, इंडिया के पब्लिक सेक्टर भेल जैसे कंपनी, स्टील कंपनीज, भिलाई वगैरह में बनाने में इसने काफ़ी ज़्यादा मदद किया था. और उस समय जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो इंडियन रुपी में ट्रांजैक्ट करके भी उसने काफ़ी ज़्यादा मदद की. पॉलिटिकल सपोर्ट, चाहे वो कश्मीर का इशू हो और या फिर अदर जो इम्पोर्टेंट इशूज़ होते हैं, टेररिज्म वाले इशू, इन सब पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा मदद करता है. रशिया काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इंडिया का. मिलिट्री कोऑपरेशन, कई सारे जो मिलिट्री वेपन्स थे उस ज़माने में हम लोगों ने रशिया से इंपोर्ट किए थे. आज के समय में भी कई सारे जो मिलिट्री वेपन्स हैं हम लोग साथ मिल के उसको प्रोड्यूस करते हैं. कल्चरल बॉन्ड्स दोनों देश में आप देखोगे बॉलीवुड कितना ज़्यादा पॉपुलर है. वहाँ पर जो देवानंद है, राज कपूर हैं, अमिताभ हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं. वहाँ के इवन की कुछ महीनों पहले मुझे वहाँ के लोग से मिलने का एक मौका मिला था, तो वहाँ के लोग आज भी बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं. उनको हिंदी नहीं आती लेकिन हिंदी गाने आते हैं उनको, मतलब वो नहीं समझते लेकिन हिंदी गाने उनको आते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. उसके कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो काउंटर टेररिज्म से को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है. रशिया का जो आर्म्स मार्केट है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वहाँ की जो एनर्जी रिसोर्सेज है उस चीज़ को हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. कश्मीर इशू पर भी रशिया हमारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द सोवियत यूनियन सडनली डिसइंटीग्रेट? एक्सप्लेन एनी 6 रीजन. 11, 14, 15, 16 रिपीट हो रहा है. 14, 15, 16 लगातार 3 सालों तक क्वेश्चन रिपीट हो गया. अब इस कदर रिपीट हो रहे क्वेश्चन अगर आप उसको भी प्रैक्टिस नहीं करके जाते, उसको भी तैयार करके नहीं जाते, तो फिर सोच ही सकते हो क्या होगा. तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाओ. सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन को क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ. 6 रीजन के बारे में बताइए. तो आप एक छोटा सा इंट्रो लिख सकते हो कि भाई सोवियत यूनियन का जो 1991 में डिसइंटीग्रेशन था, इसने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत बड़े स्केल पर चेंज किया था. 6 फैक्टर के बारे में बता सकते हैं. तो एक माइंड मैप आप बना लेना, बहुत अच्छा लगेगा. एग्जामिनर आपको फुल से ज़्यादा तो नहीं दे सकता लेकिन आपको फुल मार्क्स ज़रूर देगा. क्या क्या रीजन थे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, गोर्बाचेव पे रिफॉर्म, नेशनलिस्ट अपराइजिंग और एक्सटर्नल फैक्टर. 6 रीजन होने ही चाहिए. अब इस तरीके से एक छोटा सा माइंड मैप बना दोगे और उसके बाद एक्सप्लेन करोगे इन पॉइंट्स को. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बारे में आप लिखोगे, इकोनॉमिक्स तरीके से स्टैग्नेंट हो गई. नेशनलिस्ट अर्ज और सोवरेनिटी के डिजायर, चाहे वो बाल्टिक स्टेट्स हो चाहे वो रशिया हो, वहाँ पर ये चीज़ें भर भर के निकलने लगी थी कि हमें आज़ाद होना है, हमें अलग होना है. गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स वही चीज़ मैं वापस रिपीट करूँगा. नीयत अच्छी थी, नीयत ही ख़राब थी. गोर्बाचेव ने सोचा कि अच्छा होगा कुछ, लेकिन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है. डिससैटिस्फैक्शन इवन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में उसके लोग उनसे खफा हो गए थे और लोग भी, जो पब्लिक थी, आम जनता, वो भी खफा हो गई थी कि भाई और रिफॉर्म्स क्यों नहीं जल्दी जल्दी से हो रहा है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का स्लो एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर था, करप्शन बहुत ज़्यादा था. पब्लिक ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गई थी, उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा था. एक्सटर्नल फैक्टर कि बाहर से फैक्टर यही बर्लिन वॉल गिर गया था और साथ ही साथ जो उनका सुपर पावर का स्टेटस था वो भी चैलेंज किया जा रहा था और इंटरनेशनल प्रेशर्स भी थे. इन सब कारणों से आप कह सकते हो. इवन कि अफगानिस्तान में जो गया
था सोवियत यूनियन 1979 में, उसमें भी उसको हार मिली थी। तो इन सब काटने से इकॉनमी भी बर्बाद हो गई। सो दीज वर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दैट सोवियत यूनियन फाइनली डिसइंटीग्रेटेड। इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे, इन पॉइंट्स को लिखोगे। यूरोपियन यूनियन इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। 6 मार्क का सवाल है, 2022 में पूछा गया है, उससे पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से तैयार कर लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। यूरोपियन यूनियन का एक छोटा सा इंट्रो दे दोगे कि यूरोपियन यूनियन कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1992 में बाय साइनिंग द मास्टर्स ट्रीटी। यूरोपियन यूनियन की आप सिग्निफिकेंस को दिखाओगे, इसके मिलिट्री डोमिनेंस को। भाई वो यूएसए के बाद सबसे बड़ी जो आर्मी है वो ईयू की है। फ्रांस जो कि ईयू का मेंबर है, उसके पास करीब करीब 300 न्यूक्लियर वेपन है। सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट जो है वो यूएस के बाद वो ईयू का है। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, डिप्लोमेटिक डोमिनेंस की बात करें, तो फ्रांस ईयू का एक मेंबर जो कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी, साथ ही साथ बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी ईयू से निकल के आते हैं। इवन कि ईयू का इतना बड़ा दबदबा है कि यूएस की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर देता है, उसको भी अपोज करने का मानता रखता है। जैसे ईरान वाले इशू पे ईयू ने यूएस की क्रिटिसाइज किया था, उसके अपोजिंग अपने स्टैंड लिए थे। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो वर्ल्ड में सेकेंड बिगेस्ट जो जीडीपी है आफ्टर यूएस वो ईयू का है। उसका जो करेंसी यूरो है वो यूएस के करेंसी डॉलर को एक तरह से थ्रेट दे सकता है, और वर्ल्ड ट्रेड में जो उसका शेयर है वो यूएस से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इन सब स्टेटमेंट से, इन सब पॉइंट से ये सिद्ध होता है कि भाई ईयू एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। एग्जामिनिंग द चेंजिंग इंडो चाइना रिलेशन, आप समय के साथ साथ बदलते इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में आपको बताना है। एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा इंट्रो। इंडिया चाइना आर द ग्रोइंग पावर्स इन द जियोपॉलिटिकल स्फीयर एट प्रेजेंट। द रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम। छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रो, 2 लाइन का। उसके बाद हम लोग इंडो चाइना रिलेशन के बारे में पूरा लिखेंगे शुरुआत से। शुरुआत के दिनों की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और चाइना दोनों को लगा था कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन करेंगे और पूरी दुनिया और एशिया को आगे बढ़ाने में हम लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों देश युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़ जाते हैं, डिप्लोमेटिक कनेक्शंस भी खत्म हो जाते हैं। बट 1970s में आप देखोगे कि जो चाइना में जब देन जियोपिंग की सरकार आती है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक चेंजेस करे थे। वो समझ गए थे कि ये फिलॉसफी और जो उनका आइडियोलॉजिकल चीज़ है उस चीज़ पे तो ठीक ठाक, लेकिन हम लोगों को प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और इकोनॉमी को बेटर ऑफ करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। इससे आप देखोगे 1970s में आते आते बहुत सारी चीज़ें होती है। 72 में यूएस के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ओपन डोर पॉलिसी। 78 में आपको जाकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। देन जियोपिंग ने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। सो उसके बाद फिर चाइना का रिलेशन भारत से बेहतर होना शुरू होता है। 1976 में जाकर पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन रीस्टोर होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा यहाँ पर, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि एक तरह से कह सकते हो कि सबसे हाई लेवल विजिट जो इस लड़ाई के बाद थी वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो गए थे वो थी। और उसके बाद जो फर्स्ट पीएम विजिट था आफ्टर दैट 1962 कॉन्फ्लिक्ट, वो राजीव गांधी जी की। ये दोनों कब किस साल हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी का विजिट कब हुआ था और राजीव गांधी जी का विजिट क्या कब हुआ था एज ए इंडियन पीएम, इसके बारे में बताना। एनीवे, पोस्ट कोल्ड वॉर डायनेमिक्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा करें। इकोनॉमिक डायमेंशन में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के बीच में ट्रेंड बढ़ गए हैं। करंट पॉजिटिव ट्रेंड्स की बात करें तो हम लोग काफ़ी सारे इशूज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए टॉक्स चलते आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ग्लोबल कंसर्न, ये सारी चीज़ें, और ये इंडिया चाइना के बेटर रिलेशंस को बताता है। लेकिन एक प्यारा सा कंक्लूजन भी इसमें आप दोगे कि समय समय पर इन सब चीज़ों के बावजूद बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता दी गई, लेकिन समय समय पर बहुत सारे इशूज़ राइज भी होते हैं इंडिया चाइना में। दोनों जो पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों ही दुनिया के बड़े पावर बनना चाहते हैं, और इस कारण से दोनों के बीच में टकराव तो होना एक तरह से कह सकते हो कि इनएविटेबल है। तो ये दोनों पड़ोसी मुल्क बहुत सारे इशूज़ पे एक दूसरे से टकराते भी हैं। सो दीज वर द रिलेशन। हमने शुरू से इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि किस तरीके से रिलेशन आगे बढ़ते चले। एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज में क्या कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली है? तो साउथ एशियन कंट्रीज में आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान है, श्रीलंका। उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पहला कि पॉवर्टी है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। इस रीजन में आप देखोगे पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी रेट यहाँ पर हाई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर आप देखोगे बहुत सारे देशों की, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, राइट, इन सब देशों में
या श्रीलंका में भी कई समय समय पे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न है दोनों देशों के बीच में, कई बार बायलैटरली या मल्टीलैटरली भी कई सारे कंसर्न निकल के आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ट्रांसपोर्टेशन हो या एनर्जी के रिसोर्सेज की बात हो, जिसके कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता है। कई सारे देशों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो इशूज़ हैं जिस कारण से साउथ एशिया में प्रॉब्लम्स राइज होते हैं, और ये रीज़न अभी भी प्रॉब्लम से अछूता नहीं है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस प्रकार के निकल के आते हैं। उसके बाद एक कंक्लूजन कि एड्रेसिंग दीज शेयर चैलेंजेस रिक्वायर रीजनल कोऑपरेशन एंड कंसर्न फंड टू फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, की मतलब कोऑपरेशन के थ्रू ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड द यूरोपियन यूनियन एज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर 2011 का सवाल है कि आपको सार्क और ईयू को कंपेयर करना है। तो जब भी कंपैरिजन का सवाल आए ना, तो आप ऐसे चार्ट बना के कंपेयर कर दो। सार्क की बात करो, फॉर्मेशन हुआ था 85 में साउथ एशिया रीजन के लिए। ईयू का स्थापना 1992 में थ्रू मास्टर्स ट्रीटी, और ये यूरोप में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए किया गया। इसके 8 मेंबर है, ईयू के 27 मेंबर है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो भाई इनका लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। प्रयास भी किया गया साफ्टा को लाने की, लेकिन ये फेल हो गया। भाई ईयू में देखोगे तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उनका, एक सिंगल करेंसी है, सिंगल मार्केट उन्होंने तैयार कर लिया। तो ये सारी चीज़ पॉलिटिकल अगर मैं कोऑपरेशन की बात करूँ तो सार्क में उतना बेहतर नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस है। वही वहाँ पर उन लोगों ने तो अपना पार्लियामेंट भी बना लिया है ताकि पॉलिटिकल इशूज़ पे हम कोऑपरेट कर सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर ईयू में एक पर्टिकुलर लीगल स्ट्रक्चर है, एक तरह से आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। वहाँ पर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट आगे ये सारी चीज़ें, हाँ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन ऐसा बन नहीं पाया। लेकिन हाँ ये भी चीज़ें हैं कि उन लोगों ने इस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। अचीवमेंट की बात करें तो सार्क उतना ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया। ईयू की बात करें तो बहुत अचीवमेंट है, हम लोगों ने बहुत बात कर लिया है। पिछले चैप्टर में आपने देखा हो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में कि ईयू के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आज के समय पे, वो कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग है। सबसे पहला सवाल, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945, हाउ डज इट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। 2016 और 2017 दोनों साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यूनाइटेड नेशंस के इवोल्यूशन के बारे में बताना है। यूनाइटेड नेशंस 1945 में फॉर्म हुआ था बाय साइनिंग द चार्टर एंड इट वाज साइंड बाय 51 मेंबर स्टेट्स। इसका मतलब 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। इसमें यही चीज़ें थी कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखना, और अगर वॉर अराइज हो जाता है या वॉर शुरू हो जाता है तो वहाँ पर जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करना। बहुत सारे इसके ऑर्गन्स है, एजेंसीज है। करेंटली इसके 193 मेंबर स्टेट्स है। यू शुड अंडरलाइन दिस लाइन। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहाँ पर 5 मेंबर स्टेट जो कि परमानेंट रहते हैं और 10 मेंबर स्टेट जो कि नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो राइट्स होते हैं। लेकिन वही मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करूँ तो वहाँ पे सारे मेंबर्स हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं सारे वहाँ पर मेंबर होते हैं, और सबके पास एक एक वोट होता है। सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं सेक्रेटेरिएट को, और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर वही होते हैं। वही आईसीजे की बात करूँ तो उसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, जो कि लीगल इशूज़ पे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज है। स्पेशलाइज एजेंसी ये तो हो गया उसके प्रिंसिपल ऑर्गन। उसके बाद ये स्पेशलाइज एजेंसी भी हैं जैसे WHO, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, IMF, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं। इसमें WHO, यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है द डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्री। यूनेस्को का काम है एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स को बढ़ावा देना। तो ये उसके काम है और इस तरीके से फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रिफॉर्म्स के बारे में आपको बताना है जो कि यूनाइटेड नेशंस में नेसेसरी माने गए आफ्टर द कोल्ड वॉर, कि मतलब कोल्ड वॉर के बाद ये सारे रिफॉर्म्स होने ही चाहिए। और ये सवाल 2019 में, 2017 में ऐसे पूछे गए, अलग अलग तरीके से पूछे गए, लेकिन इसके सारे के मायने अगर आप देखोगे सबका मतलब वही चीज़ है। तो एक क्वेश्चन है उसको अलग अलग तरीके से फ्रेम करके बार बार पूछा जा रहा है, और ये चीज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो लिमिटेड नंबर पे ही बनाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखोगे कि इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस आप कर लोगे। 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की बात करूँ, सबसे पहला रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, मतलब उससे जो 15 मेंबर है, वो नंबर पहले 11 हुआ करता था, लेकिन उसमें जो परमानेंट मेंबर है ना, उसका नंबर 5 का 5 ही है।
ठीक है, 11 से बढ़ के 15 कर दिया गया, लेकिन परमानेंट मेंबर का नंबर वो 5 के 5 ही है, 5 ही के 5 ही वीटो राइट है, उसके अलावा और भी मेंबर का इंक्लूजन वहाँ पर नहीं हुआ है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज़ को ये कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है? उस ज़माने में जो बड़े पावर थे वही बन के रह गए, आज तक वही चीज़ें निकल के आई। तो उसमें उसको रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें ना एशिया का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं। उसके बाद बजटरी प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेवलप कंट्री है वो ये कहते हैं कि इसका बजटरी जो प्रोसीजर है वो बेटर होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पीस बिल्डिंग कमीशन की बात निकल के आती है और कुछ देश ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को मेजरली काम करना चाहिए वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट को दूर रखने में और पीस बिल्डिंग के लिए। लेकिन कुछ कंट्री का कहना है कि नहीं नहीं इन सब चीज़ों के लिए नहीं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये एक मेन चीज़ है। उसके बाद कि जुरिडिक्शन क्या होता चाहिए यूनाइटेड नेशन का, कि कुछ कंट्रीज़ का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रोल में उनको उनको काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए, सो ये चीज़ है। और हाँ, एक पीस बिल्डिंग कमीशन में आप इस चीज़ को भी समझो कि कहाँ तक इंटरवीन करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, डिबेट चलता है। ये चीज़ तो ज़रूर है कि यूनाइटेड नेशन को इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कितना और कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार डिड द यूएन परफॉर्म इट्स रोल सक्सेसफुली इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। किस हद तक यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे दोगे कि ये 1945 में बनाया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। सक्सेसफुल काफ़ी कुछ जगह पे सक्सेसफुल हुई, चाहे मोजाम्बिक में हो या सुएज कैनाल वाला 1956 का इशू, उसमें मेडिएट करने की बात आई। अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस ड्रैग हमर्सकोजेड के अंदर में किया गया था, सेकंड जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन समय में बहुत बड़ा रोल था। लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और फेलियर्स भी देखने को मिले हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें बहुत हद तक यूनाइटेड नेशंस इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर इफेक्टिव रोल प्ले करेगा, यानी कि जो यूएस है या जो बड़े पावर हैं वो उसमें क्या इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिली। कई जगहों पे वायलेंस होता है, कहीं यहाँ पर जाने जाती रहती है, यूनाइटेड नेशन उसमें इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया सूडान के बारे में, वहाँ पे डार्फर क्राइसिस हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशन ने बहुत मतलब रोल सही से प्ले नहीं किया था इवेंट में। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली बहुत हद तक काम नहीं कर पाता है। मेंबर स्टेट का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे जो बड़े बड़े पावर है वो यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो वीटो पावर है उसके कारण से कई बार क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्रिएट होती है प्रॉब्लम। ठीक है, सही ढंग से और सही एक्शन नहीं लिए जा सकते। तो आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ने मोर और लेस सक्सेसफुल अपना रोल प्ले किया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं हुआ आज तक, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूनाइटेड नेशन को मोर स्विफ्टली एंड मोर इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। 3 आर्गुमेंट्स आपको बताने हैं कि किस तरीके से इंडिया को एक परमानेंट मेंबर की जगह मिलनी चाहिए। उसके फेवर में आपको 3 आर्गुमेंट दें। 2008 का सवाल है, क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, 3 आर्गुमेंट आपको देने हैं तो बड़े बड़े होने चाहिए। आप इनमें से कोई भी 3 आर्गुमेंट लिख सकते हो। पहला, पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और रिसेंट डेटा के हिसाब से इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। करीब करीब 1/5 जो लोग हैं दुनिया में वो इंडिया से ही हैं। तो इसके कारण से भाई इसको परमानेंट मेंबर मिलने चाहिए। डेमोक्रेसी की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इंडिया का, इस कारण से भी एक परमानेंट मेंबर का अच्छा कैंडिडेट बनता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री और पर्सनल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं पीस बिल्डिंग के लिए दुनिया में। साथ ही साथ यूएन के बजट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कभी फॉल्टर नहीं किया इंडिया ने। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने में इंडिया एक लीडर की भूमिका निभा सकता है। इंडिया हमेशा उन चीज़ को बात करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों के लिए काम होने चाहिए। तो इस कारण से आप कह सकते हो कि भाई इन ग्राउंड्स पे इंडिया के मेंबरशिप परमानेंट मेंबर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 2 बेसिक रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन व्हिच ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज दैट दे आर नेसेसरी आफ्टर द कोल्ड वॉर। वो 2 रीजन बताइए या 2 बेसिक रिफॉर्म बताइए जिस पर सभी लोग करीब करीब एग्री हैं कि ये तो होना ही चाहिए। पहली चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस वो तो रिफॉर्म होना ही चाहिए। और पर्टिकुलरली बात होती है सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की तो बात है ही, उसमें पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल की बात है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहते हुए एक तरफा है। ठीक है, बड़े पावर से वहाँ पर है, वहाँ पे कई सारे देशों, कई सारे क्षेत्रों के वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनकी बातें नहीं है। तो वो
सही होना चाहिए, साथ ही साथ बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बेटर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर वही चीज़ कि यूनाइटेड नेशन का जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए, किस इशूज़ पे यूनाइटेड नेशन को काम करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं उसको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज़्यादा पीस कीपिंग पे काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें निकल के आई कि यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। तो ये 2 रिफॉर्म है जिस पे ये चीज़ें निकल के आती है। यूनाइटेड नेशन को इफेक्टिवली काम करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम ऑफ द चैलेंजेस पे व्हाट आर द सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद क्या-क्या चैलेंज निकल के आए? तो वही चीज़ जो कि 4 मार्कर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको आप सिर्फ मार्कर में लिख सकते हो। चेंजिंग पावर डायनेमिक्स कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा पावर निकल के आया, और इस स्थिति में अगर आपका केवल एक देश बहुत बड़ा पावर है, उस समय में उसके पावर को चेक करने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती। यूएस और रशिया के बीच में कॉर्डियल रिलेशन हो गया है। पहले यूएसआर के साथ काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी वाला रिलेशन था, अब रशिया के साथ बेटर रिलेशन है। नई पावर का राइज देखने को मिला कोल्ड वॉर के बाद। चाइना और इंडिया जैसे बड़े पावर निकल के आए, और उस समय में उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती। एशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, मेंबरशिप काफ़ी तेज़ी से राइज हुई है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो 15 देश निकल के आए, तो मेंबरशिप भी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नए ग्लोबल चैलेंजेस जो कि अब के समय में बढ़ते चले जा रहे हैं। 1990s के बाद कुछ नए प्रॉब्लम्स निकल के आए, जो कि जेनोसाइड हो गया, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक, ये सब नए समय के प्रॉब्लम्स, और इनको सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक देश इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है अकेले। इसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा आप कंक्लूजन भी लिख दोगे कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बहुत सारे चेंजेस आए पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और इस समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस को अकोमोडेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। सो अब इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे कि इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। मैंने इसको आपको एक बार दे दिया है ताकि ये चीज़ भी आप तैयार करके जाना। आपको जो बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंक्शनिंग के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कहाँ उसका हेडक्वार्टर्स है, और उसके कुछ अगर आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म है, उसको भी आप ज़रूर तैयार करके जाना। सबसे पहले चीज़ यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी कई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसके स्पेशलाइज एजेंसी है, चाहे वो WTO हो गया, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, आगे वर्ल्ड बैंक, IMF एंड IEA, इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, क्या काम होता है इसका, और फंक्शन क्या है, या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मेंबर नेशन। इसके अलावा NGO, 2 NGO के बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, इससे क्वेश्चन ज़रूर निकल के आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको तैयार करके लेके जाना और बनाकर याद रख के प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर बात है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसमें एक ट्रेडिशनल नोशन के बारे में बताया जा रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पर दिया है कि 6 मार्कर में भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको चाहे तो आप एक चार्ट में बनाकर डिफरेंस बता के चीज़ें कर सको, या फिर पार्ट बाय पार्ट भी आप इसको सॉल्व कर सको। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को आपको बताया, उसमें भी सेम चीज़ें थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें चार्ट वाइज भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप स्टेटमेंट वाइज में पॉइंट में लेकर भी आप इसको आंसर कर सकते हो। सो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन लाइक दैट, राइट। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड सजेस्ट कि आप चार्ट बनाकर ही उसको सॉल्व करो, बट इट्स योर कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन से निकल के आता है, मेजर 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। आपको सिक्योरिटी को पहले डिफाइन करना है और उसके बाद 4 कंपोनेंट बताने हैं इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का। ये 2+4 का सवाल, पहले क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स और दूसरे क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा। 2009, 11, 12, 14 कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी को पहले डिफाइन करोगे, वही चीज़ मैंने आपको बताया, किसी नेशन के इंटरेस्ट, सिटीजन और एसेट को डिफरेंट थ्रेट से बचाना, दैट इज सिक्योरिटी। इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करो तो सबसे पहले मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांसमेंट, चाहे वो 1962 के वॉर में हम लोगों को जो आर्मी मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाते गए, तो इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट तरीके से आप अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल नॉर्म की एडवोकेसी करना, बताना कि भाई
जो नॉर्म्स दुनिया में चले आ रहे हैं, यूएन चार्टर में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करें, दुनिया के सारे देश फॉलो करें। तीसरी चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करना ताकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन ना अराइज हो जाए, इवन की जो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन ना अराइज हो जाए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इंश्योरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ठीक है, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अपने देश की इकोनॉमिक को बेहतर कराना ताकि आपकी सिक्योरिटी इंश्योर हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड यू कैन ऑल्सो से दैट मिलिट्री, राइट। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस, मतलब इंडिया कई चीज़ों पे बात करता है, चाहे वो डिजीज़ एराडिकेशन की बात हो या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को सॉल्व करने की बात हो या टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करो, मतलब टेररिस्टल सिक्योरिटी के ऊपर भी इंडिया अपना फोकस रखता है। तो इन 4 एरियाज में आप कह सकते हो कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की 4 फंडामेंटल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पॉवर्टी? ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब क्या है? 2 वेज बताइए जिसके थ्रू आप डिस्पैरिटी को कम कर सकते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कंडीशन जिसके अंतर्गत पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पर एसेट्स का या आप कह सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स का अभाव। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या कहा जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ इसका डिफिनेशन और भी बृहत होते चले जाता है, लेकिन मिनिमम अगर बात करूँ तो रोटी, कपड़ा, मकान मतलब कि आपकी इकोनॉमिक, मतलब फूड की बात होती, फूड, सेंटर, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, क्लीन वाटर हो, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें। इसको आप कैसे इंश्योर करोगे? पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, अपने डेवलपमेंट करो। अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे ही होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करोगे, आप एजुकेशन पे खर्च करोगे, आप हेल्थ पे खर्च करोगे, इस तरीके से आपकी पॉवर्टी काफ़ी हद तक दूर होगी, इनइक्वालिटी काफ़ी हद तक दूर होगी। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे खर्च करना, ये आप कह सकते हो कि ये इनडायरेक्ट है, आप अपनी इकॉनमी को ग्रो करोगे, इसके बाद अपने आप वो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे खर्च बढ़ता है। बट एक्सेस बढ़ाना एजुकेशन और हेल्थ केयर को, ताकि आप हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को दे सको और उनके स्किल को एनहांस करोगे, और बेसिकली ये स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है। आप अगर अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करोगे तो अपने आप ये आपका एजुकेशन और हेल्थ केयर ये सब बढ़ता है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वापस से इकॉनमी को ग्रो करेगा। तो अपने आप में ये एक सर्कल जैसा बनता है, ठीक है। आप अपनी इकॉनमी को ग्रो करो तो एजुकेशन, हेल्थ केयर बेटर होगा, वो बेटर होगा तो अपने आप इकॉनमी और ग्रो करती चली जाए। सो इट्स लाइक अ साइकिल फॉर दैट, राइट। तो इस तरीके से आप डिस्पैरिटी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन करना है और कैसे बैलेंस को अचीव कर सकती है स्टेट। बैलेंस ऑफ पावर तीसरा कंपोनेंट है नेशनल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत बैलेंस बनाया जाता है और ये चीज़ें निश्चित करी जाती है कि जब आपका पावर, एक कंट्री बहुत मजबूत है, एक कंट्री बहुत कमज़ोर है, इस स्थिति में बैलेंस नहीं क्रिएट हो। इस स्थिति में जो है वो हमेशा इस कंट्री को लगेगा कि यार ये कंट्री ने मेरे पर हमला कर देगा, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने के लिए दोनों कंट्री को, मतलब जो कंट्री कमतर है ना, उसको मैच करना चाहिए ताकतवर कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया, ये क्या था? अपने पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, ये क्या था? बैलेंस बनाने की कोशिश कि चाइना और पाकिस्तान हम पे आँख उठाकर न देखे, मतलब एक से एक, आँख से आँख मिलाकर हम उसको टक्कर देंगे। जैसे चाइना को हम टक्कर देने के लिए समय समय पर नए नए हथियार बनाते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, वो सब क्या चीज़ है? वो इसलिए किया जाता है ताकि बैलेंस बना रहे। और आपको बताऊं कि 1999 का जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था वो वॉर में तब्दील नहीं हुआ। अपने आप में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि न्यूक्लियर डिटरेंस वहाँ पर काम किया। दोनों कंट्री 1998 तक न्यूक्लियर स्टेट बन चुके थे, तो इस कारण से भी वॉर में तब्दील नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें निकली जाती है कि बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करना। एक कंट्री को चाहिए कि अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाते जाए ताकि सिक्योरिटी इससे इंश्योर होती है, पीस इंश्योर करता है, राइट। तो कैसे कर सकता है? सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर कैसे क्रिएट करेगा? तो मिलिट्री बिल्डअप करो, अपना मिलिट्री को और बेटर करो, अलायंस फॉर्म करो कि दूसरा देश आप पे आँख उठाकर ना देखे। लेट्स से कि नाटो को ज्वाइन कर लो आप, या किसी और कंट्री के साथ आप मिलिट्री अलायंस कर लो। जैसे चाइना को काउंटर करने के लिए कैसे इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में आ गए, ये सब अलायंस बिल्डिंग वाली चीज़। डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन करो, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते रहो ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए, आपके और दूसरे कंट्री के बीच में गैप ना रहे, ठीक है। उसी गैप को हम लोग को फिल करते हुए चलना है, जैसे चाइना और इंडिया को एक बराबर लाना है। इससे क्या होगा? पीस इंश्योर होगा, सिक्योरिटी। The Indian government is already participating in global efforts through a number of programs related to environmental issues. इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाकर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके लिए काम कर रही है। अब 4 एग्जाम्पल देके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए।
या फिर एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मोर और लेस सेम आंसर होगा। आपको बताना है कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, राइट। तो आप इसमें बताओगे सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले नेशनल ऑटल फ्यूल पॉलिसी आई, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 2003 में। साथ ही साथ नेचुरल गैस को इम्पोर्ट कर रही है ताकि फॉसिल फ्यूल पे हमारा जो रिलायंस है या उस पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको कम किया जा सके। नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, बायोडीजल को, बायोफ्यूल को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात है। हाल के समय में आप देखोगे इवन कि बायोफ्यूल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हाल के समय में अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट था, 2016 में इंडिया ने भी उसको रेटिफाई कर दिया। साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को भी इंडिया अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है, कंक्लूजन के तौर पे लिखोगे कि इंडिया एक बहुत ही कमिटेड देश है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इन इशूज़ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अब भी आप वीवीआई में रख सकते हो। 2013, 2016, 2015, 10 में ये सवाल आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हैं, ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के क्या रोल है? तो 2016 का सवाल है। सबसे पहले एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या होते हैं? ऐसे मूवमेंट जो कि ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करी जाती है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो या लोकल लेवल हो। इसके अंतर्गत में पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज किया जाता है, पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि सरकार ऐसे पॉलिसी डिसीजंस बनाए या पूरे दुनिया भर में ऐसे पॉलिसीज लाई जाएं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को टैकल किया जाए। साथ ही साथ पॉजिटिव चेंज लाने की बात होती है। और बहुत सारा, चाहे वो अफ्रीका में हो, इलीगल आइवरी जो ट्रेड वहाँ पर होता है, आइवरी मतलब आप जानते हो हाथी के जो दांत का ट्रेड होता है इलीगली, अफ्रीका में हाथी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। या डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ ब्राज़ील में जो चीज़ें निकल के आती हैं अमेज़न के जंगलों में, उसके खिलाफ, या फिर बंगाल टाइगर को कंजर्व करने की बात हो इंडिया में, इन सब के लिए ये सब क्या है? एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है, राइट। या फिर कहीं पर डैम का जो प्रोजेक्ट बनता है तो उस समय जो लोग का वहाँ पर विस्थापन होगा, लोगों को वहाँ से जब हटवा दिया जाएगा, इस चीज़ के खिलाफ जो निकल के चीज़ें आती है, लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया में। जैसे नर्मदा पे जब बांध बढ़ रहा था तो सरदार सरोवर डैम, तो उस समय पर कितने ज़्यादा बहुत सालों तक चीज़ें निकल के आई थी। तो ये सब क्या है? दीज आर द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। फिर आप देखोगे इंडिजियस मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली किसी एरिया में, तो लैंड राइट्स के लिए काफ़ी बात होती है। एंटी माइनिंग कैंपेन्स चलते हैं, लैटिन अमेरिका में चले हैं। तो ये सब प्रोटेक्शन अवेयरनेस और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दीज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर क्वाइट वाइटल फॉर द पॉलिसी चेंजेस एंड ऑल्सो चेंज द पॉपुलर थिंकिंग, और यू कैन से दैट पॉपुलर सपोर्ट और इन्फ्लुएंस, राइट। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। 2016, 14 और 2008 में ये सवाल आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है? ऐसी चीज़ जिस पर किसी भी एक देश का अधिकार ना हो, सबके लिए ऐसी चीज़। सबसे पहले आप ग्लोबल कॉमन्स को डिफाइन करोगे। ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे एरिया जो कि किसी एक कंट्री के द्वारा ओन नहीं किए जाते हो, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल के द्वारा किया जाता होगा। इस लाइन को ज़रूर अंडरलाइन करना। अब आपको बताता हूँ कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो कॉमन हेरिटेज होते हैं ह्यूमैनिटी के, और सबके हितों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्लोबल कॉमन्स हैं? 4 एग्जाम्पल। पहला, अर्थ का एटमॉस्फेयर, जहाँ पर आपको शुद्ध हवा मिलती है ताकि आप जीवित रह सकें, ना केवल आप बल्कि दूसरे जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो जीवित रह सकें। तो एटमॉस्फेयर के कारण ही पॉसिबल है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल कॉमन। दूसरा, अंटार्कटिका, किसी देश के द्वारा ओन नहीं किया जा रहा है, ये सबका है, और अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के अंतर्गत उसको गवर्न किया जाता है, और इसका साइंटिफिक एंड कह सकते हो कि इकोलॉजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंस है। थर्ड है ओशन फ्लोर, ठीक है। इसमें आप डीप सी देखोगे या उसके अंदर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या मिनरल्स हैं या पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें, इवन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वो सब एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आउटर स्पेस, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, चांद निकल के आते हैं, दूसरे ग्रह निकल के आते हैं, वो सब आपके ग्लोबल कॉमन्स है। किसी भी एक देश की वहाँ पे ऐसा नहीं है कि दादागिरी है या वहाँ पे स्वामित्व है, वो सबके लिए चीज़ें हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। या फिर सेटेलाइट वगैरह भेजना हुआ या उन सब जगहों से
अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें करने की बात हुई। दीज आर द ग्लोबल कॉमर्स एंड किसी एक कंट्री के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता। इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर सारे कंट्री मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडिजिनियस पीपल एंड हाईलाइट थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल। 2015 का सवाल है कि इंडिजिनियस पीपल को आप डिफाइन करो और उनके लिए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, या फिर इंडिजिनियस पीपल को क्यों ज़रूरत है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की। तो बाई थ्रेट की ही बात हो रही है कि इन सब थ्रेट के कारण उनको ज़रूरत पड़ेगी उनको 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 प्रोटेक्शन देने की। 2015, 2011, 2010 और 2009 में करीब करीब सेम सवाल, सेम आंसर आप लिख सकते हो। सबसे पहले इंडिजिनियस पीपल को डिफाइन कैसे किया। यूएन ने डिफाइन किया इंडिजिनियस पीपल को ऐसे लोग जो कि वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, वहाँ के ओरिजिनल रहवासी, उनका अपना एक डिस्टिंक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम होता है। वहाँ के ओरिजिनल रहवासी जो होते हैं उनको आप कहोगे कि देवर और दे आर इंडिजिनियस पीपल। उनके सर्वाइवल के लिए क्या क्या थ्रेट है। पहली चीज़, सबसे मेन थ्रेट है लैंड लॉस और रिसोर्स। उनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पूरी दुनिया में ये चीज़ें निकल के आ रही है कि उनका जो अपना हैबिटेट, अपनी जगह जो थी, जिस जगह पे वो रहते थे, ठीक है, वहाँ से उनको हट जाना पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर, कभी कुछ पॉलिसीज़ के नाम पर एंड ऑल, ठीक है। तो उनके लैंड और रिसोर्सेज पर उनके जो स्वामित्व होता है, उनका जो ओनरशिप होता है, वो छीन जाता है। हिस्टोरिकल डिस्प्लेसमेंट भी उनको देखने को मिला है कि बाहरी लोग आते हैं और उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश टाइम पर, तो तरह तरह के फॉरेस्ट एक्ट आते थे और उनके जो जंगलों में उनका पहले क्या होता था कि वो जनजाति लोग हैं, और इवन कि आज भी जो जनजाति होते हैं, जंगलों में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वो जंगल ही सब कुछ है। उनका रहना घर वही है, उनके लाइवलीहुड की सारी चीज़ें वहीं पर मिल रही है, तो सारी चीज़ें उनको हटा दिया जाता है। तो ब्रिटिश टाइम में ऐसे कई बार होता था कि ट्राइबल पीपल को या इंडिजिनियस पीपल को वहाँ से हटा दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट, उनके जीवन जीने के तरीके पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उनका जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, अपना कस्टम होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस भी उनको देखने को पड़ता है। समाज से वो काफ़ी ज़्यादा अलग उनको ट्रीट किया जाता है और उनके राइट्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। उनके जो अपने कस्टम्स होते हैं, उनकी जो अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होती है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर संविधान चल रहा है और सारी चीज़। उनका अपना नियम कानून होता है, उनका अपना एक थोड़ा सा एक चीफ्टन है, उनका पूरा कल्चर है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है और सारी चीज़ें, उनके सारी चीज़ उनके सर्वाइवल को भी एक थ्रेट निकल के आता है। दीज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। और इंडिया में कई सारे कानून हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए अलग अलग चीज़ों से बचाने के लिए। नेक्स्ट, एनालाइज इंडियाज स्टैंड और एनी 3 इन्वायरमेंटल इशू। इंडिया के स्टैंड के बारे में बताना है किसी भी 3 इन्वायरमेंटल इशू। तो देखिए, सबसे पहले प्यारा सा इंट्रो आप लिख दोगे कि इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बट ऑल्सो क्रिटिसाइज अनफेयर ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रीटीज। इंडिया काम तो करता है, बहुत एक्टिवली काम कर रहा है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन ये भी चीज़ कहता है कि ज़बरदस्ती हम पे कोई ट्रीटी ना थोपा जाए, ज़बरदस्ती ये ना कहा जाए कि आप एमिशन कम करो, ये सारी चीज़, जबकि उन देशों को ज़्यादा करना चाहिए जिन्होंने हिस्टोरिकल तरीके से ज़्यादा नुकसान पहुंचा। 3 एनवायरमेंटल इशूज़ पे इंडिया के स्टैंड की अगर बात करूँ, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इंडिया कहता है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डेवलप कंट्रीज़ की, ठीक है। हम पर ये तो मत लगाओ, हम पर ये जिम्मेवारी मत डालो अभी कि भाई अभी हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ख़त्म ही कर दो। भाई ये क्या बात हुई, आपने ज़्यादा नुकसान किया तो आप ज़्यादा भरपाई करो। इवन कि 2005 में जब G8 की मीटिंग हुई थी, अब तो ये G7 हो गया, बट 2005 में क्योंकि रशिया भी इसका पार्ट था तो G8 था, उसमें भी ये कहा था कि पर कैपिटा एमिशन रेट अभी भी डेवलपिंग कंट्री की बहुत कम है। डेवलपर्ड जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं ना, हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज अभी बहुत कम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। इंडिया हमेशा बात करता है डिफरेंशिएटेड ऑब्लिगेशंस की, और कमिटमेंट जो बाइंडिंग कमिटमेंट है कि करो ही करो, आपको तो करना ही पड़ेगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना करता है और उसको अपोज करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। कई सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो ट्रीटीज़ वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसमें इंडिया पार्टिसिपेटरी है, सिग्नेटरी है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इसमें इंडिया एक सिग्नेटरी। फिर अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चला के अपने यहाँ पर क्लीनर फ्यूल्स आने की कोशिश कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है, इंटरनेशनल अलायंस जैसे चीज़ों को लीड कर रहा है। तो दीज आर द थिंग्स। सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं आपको ग्लोबलाइजेशन के। तो आप एक लाइन में इसको इंट्रो भी लिख सकते हो, और इंट्रो में बार बार आपको यहाँ पर नहीं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ है कि आपको ग्लोबलाइजेशन को एक लाइन में डिफाइन कर देना है, क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये बेटर रहेगा कि आप एक इंट्रो भी दे दो। उसके बाद आप लिखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं,
कंज्यूमर के पास चॉइसेस बेहतर होते हैं या बढ़ते हैं क्योंकि गुड्स सर्विसेज का एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कल्चर का एक्सचेंज होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करो तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, इनकम गैप बढ़ता चला जा रहा है। जो इवन देखोगे कि रीजनल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा रिच हुए हैं वहीं एशियन अफ्रीकन कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब लॉसेज होते हैं, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। एनवायरनमेंट को, क्योंकि कैपिटलिज्म वाली चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वाली चीज़ है, तो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। एंड कल्चर होमोजेनाइजेशन हो जाता है, आपका कल्चर डाइल्यूट हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड डोमिनेंट कल्चर्स। सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चर कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बताते हुए इसमें भी आप वही चीज़ें लिखोगे। इसमें आपको होमोजेनाइजेशन और हेटेरोजेनाइजेशन दोनों को मिक्स करके भी लिखना है। इसके दोनों भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप हेटेरोजेनाइजेशन में लिखोगे और नेगेटिव इम्पैक्ट में आप होमोजेनाइजेशन के बारे में लिखोगे, और वही सारी चीज़ें लिखोगे कि किस प्रकार से पॉजिटिवली हेटेरोजेनाइजेशन हो जाता है, आपका कल्चर और ज़्यादा इंडिश होता है, और होमोजेनाइजेशन में आपके कल्चर डाइल्यूट हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 or 6 issues because of which globalization is criticized all over the world। 2019 का प्रश्न है कि आपको 5-6 इशूज के बारे में बताने हैं जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। अगेन आप एक इंट्रो लिखोगे और उसके बाद पॉइंट पे आप आंसर्स को एक्सप्लेन करोगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, जॉब लॉसेस होते हैं, कल्चर होमोजेनाइजेशन होता है। दीज आर द इशूज बिकॉज ऑफ विच ग्लोबलाइजेशन इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ग्लोबल ट्रेड और प्रोडक्शन से अनसस्टेनेबल कंजम्पशन होता है जिसके कारण डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन का बढ़ावा देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है दे यूज्ड टू डोमिनेट डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज। वहाँ पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वेजेस बहुत कम किए जाते हैं, लोकल डेवलपमेंट में काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉवरेनिटी का लॉस देखने को मिलता है। जब आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हो तो कई बार होता है कि आपकी सॉवरेनिटी काफ़ी बड़े हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के मैटर्स में चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और एग्जाम्पल है श्रीलंका में, वो भी चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लेकर अपनी सॉवरेनिटी को बहुत हद तक यूज़ कर चुका था। वहाँ पर इवन कि मैं श्रीलंका के लोगों से कुछ लोगों से बात करने का मुझे मौका मिलता रहता है, ऐसे अलग अलग देशों के लोगों से, तो उसमें ये पता चला था कि कई एरियाज ऐसे हैं श्रीलंका में जहाँ पर चाइनीज़ फ्लैग वहाँ पर लहराता रहता है। वो एरिया इंक्लूज कर दिया गया है चाइना के लोगों के द्वारा, वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। वहाँ पे चाइनीज़ भाषा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है, वहाँ पे उनका इंपोजिशन देखने को मिलता है। ये क्या है? ये आपके सॉवरेनिटी का लॉस है। दूसरे देश के लोग आपके यहाँ पर मिलिट्री सेटअप बना रहे हैं, आपके पोर्ट्स को ले जा रहे हैं, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड ऑल। ठीक है, सो ये कुछ इफेक्ट्स है जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन को नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया जाता है। आप सारी चीज़ें, फिर एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिला था। 2008 का जो क्राइसिस था वो ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ। दुनिया भर में जो मार्केट्स से इकॉनमी थी उनका नुकसान हो गया। अमेरिका की इकॉनमी गिरी, यूरोप की इकॉनमी गिरी, पूरी दुनिया की इकॉनमी गिरती चली गई। क्यों? ग्लोबलाइजेशन था इसलिए। ठीक है, तो अगर आपकी इकॉनमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी तो एक देश में अगर नुकसान होता है तो उसका इफेक्ट आपके देश में भी पड़ेगा, आपकी इकॉनमी पर भी पड़ेगा। दुनिया ऐसी हो चली है। सबसे पहला सवाल, आइडेंटिफाई एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सवाल है कि पार्टीशन का भारत पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आता है। आप लिखोगे कि 1947 में जो इंडिया के साथ इंडिया का पार्टीशन हुआ उसमें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आए। वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लाखों लोग इसमें मारे गए, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, लाइफ्स का लॉस हुआ, कम्युनिटी के बीच में डिवीज़न पैदा हुआ, सिख हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उनके बीच में एक तरह से लड़ाई पैदा हो गई, जगह जगह पे एक दूसरे का कत्लेआम किया करते थे। ये सारी चीज़ें जो अब सैकड़ों सालों से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ये कम्युनिटी का डिवीज़न हो गया। प्रॉपर्टी का भी डिवीज़न होगा, जिसमें एसेट्स का डिवीज़न हुआ, रेलवेज़ का डिवीज़न हुआ, आर्मी का डिवीज़न हुआ, पुलिस का डिवीज़न हुआ, सब चीज़ का डिवीज़न हुआ। इवन की टेबल, कुर्सी, छोटे छोटे पेन, सबका डिवीज़न देखने को मिला। साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट हो गया, क्योंकि जैसे मान लो पाकिस्तान वाला जो एरिया है
उसमें अब सिख और हिंदू अपने आप को माइनॉरिटी फील करने लगे थे। इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी अपने आप को फील करने लगे थे। उनको ये लगने लगा था कि हमारा भविष्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें। भारत के सामने भी एक बड़ा प्रश्न था कि भारत अपने आप को ये कहता था कि भाई हम सेक्युलर नेशन बनने जा रहे हैं। तो भारत में अगर हम बात करूँ तो उस समय में 12% मुस्लिम की पॉपुलेशन यहाँ पर थी। तो भारत अपना सेटअप किस तरह से बना था? पाकिस्तान तो चलो यार उसने अपना बोल दिया कि भाई मैं तो मुस्लिम नेशन हूँ, इस्लामिक स्टेट हूँ, बड़ी सारी चीज़ें। हालांकि जिन्ना कई बार ये कहते थे कि नहीं नहीं यहाँ पर सभी लोगों को एक माना जाएगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर मुस्लिम्स के लिए देश बनाया और रिलीजन के आधार पर ये चीज़ें बनी थी। लेकिन भारत तो अपने आप को हमेशा कहता था कि भारत हम सेकुलर आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो टू नेशन थ्योरी को हमेशा से कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था। तो किस प्रकार से भारत में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप बन के रहेगा और यहाँ की माइनॉरिटी के साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, इस चीज़ को बनाना और इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब करना, ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सिक्वेंस निकल के आया पार्टीशन का। ये प्रश्न भी भारत के सामने राइज हुआ था। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन समय क्या 4 प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली चीज़ वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हिंदू और सिख पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले जो एरिया थे उसमें अपने आप को ट्रैप फील कर रहे थे, उनके ऊपर टारगेटिंग करी जा रही थी, लाखों लाखों संख्या में लोग मारे जा रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम था बाउंड्रीज का डिमार्केशन क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर बेल्ट है जहाँ पर मुस्लिम रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर बेल्ट है जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, मिक्सचर था। ठीक है, तो इसका डिवीजन कैसे होगा? एक तो पहली चीज़ कि भारत का ओवरऑल डिवीजन ही उल्टा पुल्टा था, मतलब ईस्ट साइड में भी एक पाकिस्तान बनाया गया और वेस्ट साइड में भी एक पाकिस्तान बनाया। लेकिन उसके बाद ये भी प्रॉब्लम थी कि कैसे आप डिमार्केशन करोगे, क्योंकि बहुत सारी एरियाज रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू भी रह रहे हैं। तो गांव के आधार पर चीज़ें डिवाइड करी गई और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो बंगाल वाला एरिया है उसमें से एक एरिया को हम कट करेंगे और उसको फिर ईस्ट पाकिस्तान बनाएंगे और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया उसमें अलग करके हम लोग उस साइड बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। तीसरा चैलेंज था प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को ये छूट दे दी गई थी कि दे कैन डिसाइड कि उनको किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, या उनको इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने कि कैसे उनको अपने साथ मिलाया जाए, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस से साइन किया जाए। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने तो कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर दिक्कतें पैदा हुई, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। चौथा जो प्रॉब्लम था वो था रिलीजियस माइनॉरिटी का कैसे ट्रीटमेंट हो। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में अभी भी कई सारे माइनॉरिटीज़ रह रहे थे, तो उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे या अपने आप को अलग ना महसूस करे, अपने आप को ऐसा ना महसूस करे कि हम सप्रेस्ड हो गए इस हिंदू मेजॉरिटी नेशन में, तो वो चीज़ें ना। तो ये एक पार्टीशन के कारण इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम्स निकल के आए थे। दीज वर द 4 प्रॉब्लम्स दैट इंडिया फेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947? कि भारत सरकार के सामने ये प्रिंसली स्टेट वाला क्या प्रॉब्लम निकल के आया था और इंडिया का क्या अप्रोच था। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर कैसे वो मर्ज किए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या क्या कंसिडरेशन था। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही जैसा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्म स्टैंड लिया कि नहीं हम लोग भारत का और डिवीजन नहीं होने देंगे। एक डिवीजन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, अब और डिवीजन नहीं होने देंगे। प्रिंसली स्टेट है, इनको इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए। और इसमें जो सबसे की रोल प्ले किया वो किया था सरदार पटेल, जो उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, इसके पीछे गवर्नमेंट का जो 3 कंसिडरेशन था वो ये था कि भाई प्रिंसली स्टेट के जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो चाहते हैं कि इंडिया का पार्ट बनना। ठीक है, दूसरा ये था कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को भी अडॉप्ट कर रही थी। मतलब चलो यार तुम अपना सिस्टम रखो, मतलब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इस चीज़ के लिए डिनाई कर रहे थे या इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या होगा अगर मैं इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता हूँ। हमारे जो सिस्टम है या हमारा जो कल्चर है या हमारी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं हैम्पर ना हो जाए, वो कहीं इससे सबड्यू ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आप केवल इंडिया के साथ ज्वाइन कर जाओ, आपको हम काफ़ी सारे ऑटोनॉमीज भी देंगे। तो मतलब भारत सरकार इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लिबरल भी थी। इवन कि जब ये क्वेश्चन रेज किया गया कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का क्या होगा या हमारा जो पैसा आता है उसका कलेक्शन का क्या होगा, अगर हम इंडिया को ज्वाइन कर लेते फिर हमारी आमदनी कैसे होगी और ये सारी चीज़ें कैसे। भारत सरकार ने बोला चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रीव्यू पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे दे देंगे। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात करेगी। मतलब भारत सरकार ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को भी यूज़ किया था
कि जो प्रिंसली स्टेट कैरेट से मान रहे हैं, मतलब कुछ पैसे वैसे देकर या कुछ ऑटोनॉमी देकर, मतलब कुछ लालच देकर मान रहे हैं, चलो ठीक है इंडिया को साथ जान। स्टिक वाली पॉलिसी मतलब जो नहीं मान रहे हैं किसी चीज़ से, जो लातों के भूत हैं, तो फिर उसको फिर फोर्स का यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में इसमें फोर्स का यूज़ करके फिर उसका इंडिया के साथ एनेक्स करवाया गया था। एंड लेटर इन द ईयर 1961 गोवा, वहाँ पर भी यही चीज़ें करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस समय की। तो ये वाली चीज़। तीसरी चीज़ कि भारत सरकार ये मान के चलती थी कि जो इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ बाउंड्री का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भारत का नक्शा तो क्लियर हो कि भारत क्या है, उसके बाद ना हम भारत को रन करने की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाद में पीसफुल नेगोशिएशन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ज़्यादातर पेंसिल स्टेट ने साइन कर लिया। कुछ जगहों पर दिक्कतें आई, वहीं जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर जैसे एरिया में, जिसको अलग अलग तरीके से सुलझाया गया। जहाँ पर जूनागढ़ में प्लेबिसाइड किया गया, हैदराबाद में फोर्स का यूज़ किया गया, और कश्मीर के बारे में तो आपको पता ही है, जिसके बारे में हम लोग रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इनएविटेबल आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्यों ये एक तरह से अब हो ही गया था कि अब बनेगा ही बनेगा, इनएविटेबल क्यों हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट का बनना? शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो जो नेशनल लीडर्स थे, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उस समय उन्होंने बात करी थी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से इंडिया का डिवीजन किया हुआ है। ब्रिटिशर्स ने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है उस हिसाब से डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, या किसी एरिया को एनेक्स करते थे या कोई प्रिंसली स्टेट, उस हिसाब से इंडिया का डिवीजन। इंडियन लीडर्स मान के चलते थे कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पे होना चाहिए। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट और इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब पार्टीशन हुआ ना, तब इंडियन लीडर्स को लगा कि नहीं यार, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाना शुरू कर दे तो ये फर्दर और ज़्यादा इंटेंसिफाइड कर देगा डिवीजन को। हो सकता है कि भारत और भी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने शुरुआत में मना कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर हम लोग स्टेट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, जो उस समय का मद्रास प्रोविंस था, वहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, विशाल आंध्र मूवमेंट, जिसमें वो लोग मांग करते हैं कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए, आंध्रा स्टेट। सरकार ने शुरुआत में नहीं माना, तो फिर वहाँ पर एक मूवमेंट चला, और जिसको पोट्टी से रामलू उसमें लीडर थे, जो कि फास्ट पे चले जाते, आमरण अनशन पे, और करीब 50-56 दिनों के बाद तो उनका निधन हो जाता है, जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट जाता है, और फिर उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया, एक तरह से कह सकते हो वायलेंट अपराइजिंग हो गई, और उसके बाद फिर भारत सरकार को मानना पड़ा, और अल्टीमेटली आंध्रा स्टेट बना। जब आंध्रा स्टेट बन गया तो फिर क्या हुआ, दूसरे जगहों पे लोग मांग करने लगे कि भाई उसको बना दिए, मुझे क्यों नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने कमीशन का सेटअप किया, जिसका नाम था स्टेट रिकॉर्डिनेशन कमीशन, 1953 में बनाया गया। और फिर उस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ये एक्सेप्ट किया गया कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर हम लोग स्टेट को बना सकते हैं। और फिर 1956 में स्टेट रिकॉर्डिनेशन एक्ट पास करके भारत में अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। एक तरह से कह सकते हो कि सेपरेटिज्म का जो फियर था ना शुरुआत में लीडर्स के मन के अंदर में, कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाएंगे तो हो सकता है भारत और ज़्यादा सेपरेट हो जाए, भारत के लोग, वो चीज़ें ख़त्म हुई। आज अगर हम इतिहास के पन्नों को उलट के देखते हैं, 75 सालों के इतिहास को, तो हमें देखने से यही मिलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ये लैंग्वेस्टिक स्टेट बनाए गए, इससे फ़ायदा ही हुआ, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी फ़ायदा हुआ, और सेपरेटिज्म और ये सारी चीज़ें जो थ्रेट देती हैं नेशन को, उस चीज़ से छुटकारा मिला। ठीक है, ये एक और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेमोक्रेसी को इनिश किया है इस चीज़ ने। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्टेट रिकॉर्डिनेशन कमीशन, व्हाट वेयर इट्स इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन? स्टेट रिकॉर्डिनेशन कमीशन दरअसल एक कमीशन था जिसको 1953 में बनाया गया था, आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद। इसको टास्क यही दिया गया था कि क्या स्टेट की बाउंड्रीज किन किन आधार पर बनाई जा सकती है, क्या लैंग्वेज के आधार पर बनाया जा सकता है या नहीं। इसके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की बात करो तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के आधार पर आप स्टेट बना सकते हो, लेकिन केवल लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के अलावा आप हिस्टोरिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी ख्याल रख सकते हो। और उस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद स्टेट रिकॉर्डिनेशन एक्ट पास होता है, और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी इंडिया में बनाए गए थे। Describe the three features of the Congress Party that kept it as a social and ideological coalition during the freedom struggle. और कांग्रेस had remained a social and ideological coalition for a long period. Justify the statement. आपको बताना है कि कांग्रेस एक रेनबो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस चीज़ को आपको सब्सटेंशिएट करना है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये चीज़ें उसमें देखने को मिली कि शुरुआत से ही वो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन के तौर पे थी। इंक्लूसिविटी पहला कारण था, पहला फीचर याद वो उसमें चीज़
कि डिफरेंट रीजन के हो, डिफरेंट रिलीजन हो, कास्ट हो, क्लास हो, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती थी। आप डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट आइडियोलॉजी के हैं, आप वहाँ पर आ सकते हो। आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी थी, वही चीज़ कि अपने पॉलिटिकल थाट के साथ, इवन के जो सोशलिस्ट लोग हैं उसमें है कैपिटलिस्ट थाट के साथ आप आना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो वहाँ पर। कंजर्वेटिव हैं या कोई भी चीज़ है, वो सब वहाँ पर एक एक प्लेटफॉर्म पाते थे और अपनी बातों को वहाँ पर रख सकते थे, इवन रेडिकल्स आल्सो। उसके बाद ग्रास रूट मोबिलाइजेशन वाली चीज़ थी। कांग्रेस पार्टी का ग्रास रूट नेटवर्क काफ़ी तगड़ा था। दे यूज्ड टू मोबिलाइज लोकल पॉपुलेशन, और ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था उनका। अलग अलग जगहों पे उनके अपने अपने नेटवर्क हुआ करते थे जहाँ पर लोकल लीडर्स इमर्ज होते थे और गवर्नमेंट में चार्ज लेते थे। इन कारणों से आप कह सकते हो कि भाई यहाँ एक सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। आप देखोगे कि आज़ादी के समय में बहुत सारे लोकल लीडर्स निकल के आए थे जो कि राष्ट्रीय नेता बने थे। इस कारण से कांग्रेस इतने दिन तक सस्टेन कर पाई, और बाद में जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें काफ़ी सालों तक भारत में सेंटर में डोमिनेट करते और इवन स्टेट्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस देखने को मिलता है, ये वन पार्टी रूल जो बहुत सारी कंट्री में किस तरह से अलग है। बहुत सारे देशों में भी वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलता है, लेकिन कांग्रेस का जो डोमिनेंस है इन इंडिया क्यों डिफरेंट है, एक्सप्लेन करना है। 2008, 16, 17 में सवाल आ चुका है। देखो, अगर एक एग्जाम्पल हो गया चाइना का, क्यूबा, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, वहां पर भी वन पार्टी डोमिनेंस, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक, वहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखा गया है कि भाई यहाँ पे वन पार्टी रूल ही होगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर होंगी ही नहीं, इलीगल होगी, वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होते ही नहीं। इस कारण से वहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस। लेकिन इंडिया का जो वन पार्टी डोमिनेंस है, कांग्रेस का जो डोमिनेंस, वो क्यों अलग है? क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जा रही थी। यहाँ पर ये नहीं था कि केवल एक ही पार्टी रहेगी, यहाँ पर बहुत सारी पार्टी थी, जनसंघ थी, CPI थी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज, लेकिन स्टिल कांग्रेस पार्टी जीत रही। डिफरेंस है ना, वहां पर आप सारे पार्टी को इलीगल घोषित करो, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है लेकिन स्टिल कांग्रेस पार्टी जीत रही। ये चीज़। इलेक्टोरल प्रोसेस, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन को काम दिया गया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाओगे। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर मेक्सिको की तरह की ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा रहे हैं या काफ़ी अनफेयर तरीके से आप इलेक्शन करवा के तब वहाँ पर पार्टी जीत रही है, PR है, नहीं हो रहा था। नहीं, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरह लोग चुन रहे, लोगों की इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी जीते और वही जीत रही। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस है, नए पावर बैलेंस को क्रिएट किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ें सुनिश्चित करी गई किसी एक लीडर या पार्टी के पास पावर हमेशा ना बना रहे। ठीक है, बाकी देशों में देखोगे जैसे जो एग्जाम्पल मैंने चाइना, क्यूबा, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, सब देशों में वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। They can do whatever they want to do. They can take decision by their own. तो ये चीज़ है। लेकिन इंडिया में क्या है, चेक्स एंड बैलेंस। आपको एक डिसीजन लोगे, अपोजिशन पार्टी एक क्रिटिसाइज करने के लिए, आप कोई डिसीजन गलत ले लेते हो कोर्ट से उसको चेक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम यहाँ पर है, बट स्टिल कांग्रेस पार्टी यूज्ड टू डोमिनेट, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज कंट्रीज, राइट। सो इस तरीके से आप इस आंसर को लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रीजन बताइए जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रही थी। पहली चीज, फ्रीडम स्ट्रगल का लीगेसी यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रीडम स्ट्रगल से ये पार्टी लीड रोल प्ले कर रही थी। कैरिस्मेटिक लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता वहां पर, कह सकते हो उनका जनाधार काफी ज्यादा बड़ा था। पूरे भारत वर्ष के लोग काफी ज्यादा उनको लुक अप टू, राइट। तो ये सारी चीजें। तीसरी चीज, ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लासेस के लोग इनको सपोर्ट किया करते थे। चौथा रीजन था मोबिलाइजेशन। इनका ग्रास रूट मोबिलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था ये काफ़ी तगड़ा था, जिसके कारण से जो छोटे छोटे एरियाज में भी लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ते थे और उनको सपोर्ट किया करते थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कांग्रेस पार्टी के शुरुआती की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही देवर स्टेट सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। भले इंडिया ने एक मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्ट किया था, बट हमारा जो शुरुआती अप्रोच था वो सोशलिस्ट था। ठीक है, इंक्लाइनेशन जो था वो सोशलिस्ट था। जवाहरलाल नेहरू खुद सोशलिस्ट आइडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। लैंड रिफॉर्म जैसे चीज़ें करी गई जिसके कारण से लोग काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद करना शुरू कर दिए कि कांग्रेस पार्टी का ये जो डिसीजन है काफ़ी अच्छा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रेरियन डेवलपमेंट किया गया।
तो इस कारण से लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, एंड दे यूज्ड टू चूज कांग्रेस पार्टी एज देयर रूलिंग पार्टी, राइट। आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 मेरिट और 2 मेरिट डीमेरिट बताने। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन है तो अच्छा खासा आपका एक इंट्रो होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर एडवांसमेंट और प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की जो श्रृंखला शुरू हुई थी 1960s में, उसको आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। मकसद क्या था इसका, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके लिए मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाएगा एंड ऑल। इसमें HYV सीड्स यूज़ किए जाएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। मेरिट डिमेरिट के बारे में देखते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, इससे फूड प्रोडक्शन इंडिया का इंक्रीज हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस हुए, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी इनकम इंक्रीज हुई, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी हद तक पॉवर्टी का भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला। डिसएडवांटेज या डीमेरिट क्या था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे, केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, इसमें अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा, बायोडाइवर्सिटी को आपको नुकसान पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा, इनइक्वालिटी भी निकल के आई, क्योंकि अगर आपको HYV सीड्स खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, केमिकल खरीदना है, तो कौन से फार्मर्स खरीद पाएंगे, जो वेल ऑफ फार्मर्स होंगे केवल वही। तो उन लोगों का तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, या कुछ क्षेत्रों का तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बाकी क्षेत्र और बाकी किसान पिछड़े रहेंगे। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान तो काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहे, लेकिन बाकी एरिया के किसान उतने फ़ायदे नहीं ले पाए ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और जो लार्ज स्केल फार्मर्स थे उनको ही ये इसका फ़ायदा मिला। तो इनइक्वालिटी को भी ये बढ़ावा दिया था इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द अर्ली इनिशिएटिव टेकन बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। 2011 का सवाल है कि प्लानिंग कमीशन ने शुरुआती कौन कौन से इनिशिएटिव लिए थे। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखोगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट मार्च 1950 में हुआ था। बहुत सारे उसने इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे प्लान्स बनाए। फर्स्ट 5 प्लान की अगर बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर वगैरह सबकी बात करी गई थी मेनली। सेकंड 5, हालांकि बहुत सारी और भी चीज़ें थे, बट मेनली एग्रेरियन सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सेकंड 5 प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील पावर को बढ़ावा देना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें। फिर लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, ठीक है। साथ ही साथ डैम्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन या पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन से, इंपॉर्टेंट स्टेप्स से जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिया गया था। हालांकि बाद में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। फिर उसके बाद इन प्लान्स में आपको पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन की बात थी, जिसके अंतर्गत जो की इंडस्ट्रीज थे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, स्टील, कोल, ये सब स्टेट के हाथों में दे दिया गया था। और प्लानिंग कमीशन का काम था ये प्लान बनाना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना फॉर डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टेट्स, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच के कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताना है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसमें ये जो कंट्रोवर्सी है वो निकल के आया, तो क्या था वो। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, उसके क्या क्रिटिसिज्म थे। देखिए, शुरुआती समय में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो रोल्स के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है वो निकल के आए थे, और स्पेशली दोनों ग्रुप के लोग जो थे वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट जिनका मानना था कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल होना चाहिए, सोशलिस्ट का ये मानना था कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होना चाहिए। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास, उनका ये कहना था कि आपने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा है। यहाँ पर आपने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दे दिया। आप हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे, आप कोल की प्रोडक्शन की बात करोगे, आयरन प्रोडक्शन की बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आपने किसको छोड़ दिया, किसके ऊपर दे दिया, ये पब्लिक सेक्टर को दे दिया। तो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपने कहा कुछ छोड़ा रूम। फिर लाइसेंसी सिस्टम के लेके आप आ गए हो। इसमें क्या है कि आप कोई भी इंडस्ट्री खोलोगे तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म होता था। फिर गुड्स के इंपोर्ट पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिस कारण से क्या हो रहा है, कंपटीशन नहीं आ पा रहा है। कंपटीशन नहीं होने से क्या होता है, इनएफिशिएंसी आती। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल है तो करप्शन वगैरह इस चीज़ें निकल गया। तो इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा। वही जो सोशलिस्ट क्लास थे जो कि ये चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होना चाहिए, तो उनका कहना था कि भाई स्टेट सही रोल नहीं प्ले करेगी, ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेगी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पे, तो सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और स्टेट का जो इंटरवेंशन है इसने प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ही कर दिया। स्टेट केवल उन एरियाज़ में है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रही है, तो इससे फ़ायदा ही मिला है। और एक नया क्लास राइज कर गया, इससे
गरीबों को कुछ फायदा नहीं मिला, जबकि एक नया क्लास राइज कर गया, मिडिल क्लास का। ठीक है, गरीबी की जो स्थिति है वो वैसे की वैसी ही। इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को दोनों ही ग्रुप के लोग क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिक्स इनके बीच में था और ये कंट्रोवर्सी चला करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में जो कंट्रोवर्सी था उसके बारे में आपको बताना है। देखो, जो ये कंट्रोवर्सी निकल के आती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए ज़्यादा या एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान से निकल के आता है। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर के ऊपर बात थी, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात हो गई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आया है। बहुत सारे लोग कहते थे जो एग्रीकल्चर को फेवर करते थे, उनका ये कहना था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, बेचारे एग्रीकल्चर को, और जो भारत का ज़्यादातर नंबर है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया में रहती है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। JC कुमारप्पा जो कि गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, उनका कहना था कि देखो क्या होना चाहिए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन करो लेकिन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। ठीक है, गांव में इंडस्ट्रीज को विकसित करो। गांधीयन फिलोसफी यही चीज़ है। फिर चौधरी चरण सिंह जो कि एक किसान नेता था, उनका ये मानना था कि भाई एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर को सेंटर होना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रीज़ को, राइट। और जो लोग इंडस्ट्री को मतलब फेवर करते थे, ये सारे लोग तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। लेकिन जो लोग इंडस्ट्री की बात करते थे, उनका ये कहना था कि भाई अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो पॉवर्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये चीज़ है। उनका ये कहना था कि स्टेट लैंड फॉर्म कर रही है, रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है गांव के लोगों के लिए, पुअर के लिए, लेकिन इन सब से कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पॉलिसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर में कितना भी कर लो, सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका विकास करना है, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी खत्म करना है, तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी है। एक ऐसे ग्रुप के लोग जो कि ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए मेनली, दूसरे ग्रुप के लोग जिनका ये मानना था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, और तभी विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी से भारत निकल पाएगा। सबसे पहला सवाल है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ ए पीसफुल वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो आप या नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो 3 सुटेबल आर्गुमेंट्स के साथ आपको सपोर्ट करना है। 2017 का ये सवाल है। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक पीसफुल वर्ल्ड का विजन देखा, जिसमें दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज ना हो, बल्कि पीसफुल नेगोशिएशन से या पीसफुल डिस्कशन से सॉल्व हो जाए। नॉन अलाइनमेंट, इंडिया हमेशा से नॉन अलाइनमेंट की बात करते आ रहा है, जिसमें US या सोवियत यूनियन के ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है और पीस को प्रमोट करना है। ठीक है, इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 देखोगे तो उसमें यही चीज़ें लिखी हुई कि आर्बिट्रेरी मैटर्स को सॉल्व करना है, फॉरेन पॉलिसी इस तरह से परस्यू करना है। और साथ ही साथ इंडिया हमेशा से UN की पीस कीपिंग फोर्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ आ रहा है। अगर आप देखोगे तो UN की जो आर्मी है या UN का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं सबसे ज़्यादा जो फोर्सेज है वो इंडिया की तरफ से भेजे गए हैं। और दुनिया भर में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, दुनिया भर में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस चीज़ को रिजॉल्व करने में इंडिया के जो सोल्जर्स होते हैं, इंडिया के जो फोर्सेज हैं, वो UN के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। फिर डिसआर्मामेंट के लिए एडवोकेसी, इंडिया हमेशा से, शुरुआत के समय से ही, नेहरू जी के समय से ही डिसआर्मामेंट की बात करता रहा है, उसकी एडवोकेसी करता रहा है कि जो वेपन्स हैं उसको कम से कम किया जाए, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स है उनका प्रोलिफरेशन ना हो, राइट। तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन मत समझना कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर रहे हो और डिसआर्ममेंट भी कर रहे हो। इंडिया ये कह रहा है कि डिसआर्ममेंट पूरी तरह से हो, ठीक है। ये आप जो कहते हो कि 5 मुल्क रखेंगे बाकी नहीं रखेंगे, ये गलत है। अगर सब हटाएंगे तो हम भी हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया हमेशा से ही न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करता आ रहा है और उस चीज़ की एडवोकेसी करता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हमेशा से डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का सपोर्टर रहा है और रेसिज्म के खिलाफ में आवाज़ उठाते आ रहा है। इसके लिए फेवर में आपको 3 आर्गूमेंट्स देने हैं। बिल्कुल सही बात है। 1940s 50s में अगर आप देखोगे तो जो नेहरू जी हैं वो एशियन अफ्रीकन नेशन के बीच में, और वहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहे हैं उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वो ऑर्गेनाइज करते हैं मार्च 1947 में। सोचो अगस्त में हम लोग आज़ाद होंगे, लेकिन आज़ादी से पहले ही हम लोग एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। और साथ ही साथ इंडोनेशिया में जो डच ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने 1949 में। साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो अपार्थाइड पॉलिसी को फॉलो कर रही थी, वी अपोज्ड स्ट्रांगली अबाउट दैट। 1955 में फिर बैंडुंग में कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हम लोग
इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन नेशन के साथ मिलकर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा 1991 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में किस तरह से चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लिखोगे कि कोल्ड वॉर एरा कब खत्म होता है, 1991 में विद द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, और उसके बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए। भारत की सरकार ने चाइना और यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, और स्पेशली जो हमारी पॉलिसी रहने लगी है अब वो प्रो यूएस स्ट्रैटेजी रहने लगी है। ज़्यादा हम लोग यूएस की तरफ अब प्रो होने लगे हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसका डिसोल्यूशन हो गया था और रशिया का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला था। तो वी नीडेड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड एंड यूएस वाज वन ऑफ देम, और इस कारण से भी चीज़ें निकल को दी। और यूएस की तरफ से भी यही चीज़ें हुई कि कोल्ड वॉर के समय वो पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करता था, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में उसके इंडिया के साथ अच्छे संबंध बढ़ने लगे, और आज के समय में हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, और इवन की जो रूलिंग पार्टीज है कई बार जब प्रो यूएस स्टैंड लेती है तो उनको इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। बट यस, वी बिकेम प्रो यूएस, वी हैव डेवलप अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी ओवर द ईयर्स आफ्टर द कोल्ड वॉर, राइट। उसके बाद आपका जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1967 इलेक्शन। उस समय की क्या स्थिति है। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, उस समय बहुत बुरी स्थिति में था। मॉनसून का फेलियर हो रहा था, बहुत जगहों पे सूखे जैसा हालात बन रहे थे, फूड शॉर्टेज हो रहा था, प्राइसेस राइज कर रहे थे, पॉवर्टी राइज कर रहे थे। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें 67 के इलेक्शन में तो बहुत सीवियर कंडीशन था, क्योंकि उस समय पे एक बड़ा लीडर कोई नहीं था उस समय में जो कि बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ हो, क्योंकि उस इलेक्शन में पहली बार नेहरू जी के बिना कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, और कुछ ही सालों के अंदर में 2 प्रधानमंत्री का देहांत हो चुका था। 64 में नेहरू जी का देहांत हुआ, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, 66 में उनका भी देहांत हो गया। तो कुछ ही सालों के अंतर्गत अंदर में 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय। बाद में फिर इस इलेक्शन का रिजल्ट ये निकल के आता है कि कांग्रेस को काफ़ी सेटबैक देखने को मिलता है, और इसको एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहते हैं इस इलेक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी को क्यों चुना गया भारत का अगला प्रधानमंत्री, और उनके कुछ अचीवमेंट की भी बताना है जिसके कारण से उनकी पॉपुलैरिटी राइज हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे, जिसको आप सिंडिकेट कहते हो, उन्होंने ये सोचा कि इंदिरा गांधी एक पॉलिटिकल नविश है, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही इस चीज़ में प्रोफिशिएंट नहीं है पॉलिटिक्स में और ये सारी चीज़ें। भाई आपको ये समझना चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं, सुबह और रात के खाने के समय पॉलिटिक्स खाती होंगी, ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि बेचारी जानकार नहीं है, वो हमेशा हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी और हम लोग किंग मेकर बन जाते हैं और उनको बना देते हैं। तो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस को देखते हुए वो इंदिरा गांधी को चूज़ कर लेते हैं कि उनको बनना चाहिए। हालांकि मोरारजी देसाई इस चीज़ के खिलाफ थे और मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो अगले प्रधानमंत्री बने, और बनना भी चाहिए। इतने सालों की लॉयल्टी थी कांग्रेस में, उनके कद्दावर का नेता नहीं था, बट एनी हाउ चुना गया प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी का नाम। उनके अचीवमेंट की बात करें तो 67 का इलेक्शन हो, 71 हो, 80 के इलेक्शन में उन्होंने फिर जीत हासिल करी थी। उसके बाद प्रीवी पर्स का एबॉलिशन हो, बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट 74 में किया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कई काम किए थे, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और उन्हीं के लीडरशिप के अंतर्गत में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था जिसमें बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना था। तो दीज वर द अचीवमेंट्स दैट वाज गेन्ड बाय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4th जनरल इलेक्शन 1967 में क्या क्या चेंजेस देखने को या क्या क्या चेंजेस कंट्री को फेस करने पड़े। सबसे पहली चीज़, 2 प्रधानमंत्री का निधन देखने को मिला और एक नए प्रधानमंत्री को चुना गया था जो कि एक पॉलिटिकल नोविस थी, मतलब इंदिरा गांधी को चुना गया जो कि पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस थी और करीब 1 साल से ही या उससे कम समय से वो प्रधानमंत्री थी। इलेक्शन आ गया था, साथ ही साथ उस समय बहुत एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस था। आप समझ ही सकते हो, 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हम लोग हार गए थे, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी, हम लोग जीत गए थे, बट इन दोनों लड़ाइयों के कारण काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी इकोनॉमिक स्टैंड पे। साथ ही साथ हम लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ा था, फेल्ड मॉनसून था, ड्रॉट जैसे सिचुएशन से। उस समय में बहुत सारे जगहों पे नॉन कांग्रेस फ्रंट्स एक साथ आ रही थी ताकि कांग्रेस को बाहर रखा जा सके और फिर हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। रीजनल पार्टीज भी अपनी डोमिनेंस को आगे बढ़ा रही थी, बहुत सारे स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिला था। डीएमके पहली नॉन कांग्रेस
सरकार फॉर्म करती है इन द स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि खुद से फॉर्म करती है, ठीक है, मेजोरिटी के साथ स्टेट एक एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि पहली बार भारत के इतिहास में किसी राज्य में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो केरला में बनी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया था, कोलिशन किया था, ठीक है, उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं था, उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिलकर तब सरकार बनाया था। लेकिन डीएमके 1967 के इलेक्शन में क्या होता है कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो पार्टी है मद्रास में, वो अपनी मेजोरिटी फुल मेजोरिटी के साथ वो सरकार बना लेती है। तो ये फुल मेजोरिटी सरकार बनाने वाली चीज़ है। और इस इलेक्शन के रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस का शेयर, जो वोट का शेयर था और वोट जितनी जीती थी, सीट जितनी जीती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चैलेंजेस बताने हैं जो कि 64 से 71 के बीच में कांग्रेस पार्टी को फेस करना पड़ा। पैचलिज्म एंड इंटरनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से अल्टीमेटली 1969 में कांग्रेस का डिवीजन ही हो जाता है। अपोजिशन की यूनिटी, नॉन कांग्रेस पार्टी सारे मिलकर आते हैं ताकि कांग्रेस को सरकार से बाहर निकाला जा सके। तीसरी चीज़, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब थे इस पूरे पीरियड में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, फूड स्कैर्सिटी, राइजिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब काफ़ी ज़्यादा था। पहला सवाल है कि हाईलाइट इन 3 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज इन 1975। 2022 का सवाल है कि 1975 की इमरजेंसी से क्या सीखने को मिलता है, क्या लेसन लर्न किया इंडियन डेमोक्रेसी ने। या दूसरे तरीके से पूछा गया है कि 1975 के इमरजेंसी के कारण भारतीय डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या फ़ायदा मिला, ठीक है। तो मतलब दोनों का एक ही तरह से आप अप्रोच करोगे, क्या फ़ायदे मिले। सबसे पहले इसने इंडियन डेमोक्रेसी के वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को उजागर किया। पहली चीज़, इसने ये बता दिया कि भाई साहब, आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दोगे लेकिन डेमोक्रेसी वापस से पटरी पर आ जाएगा। इमरजेंसी का एक डार्क पीरियड देखने को मिलता है, करीब 2 सालों तक ये इमरजेंसी चला था, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद ही वापस डेमोक्रेसी वापस आ गई ना, डेमोक्रेटिक सेटअप वापस से काम करना शुरू कर दिया ना। इसका ये अर्थ है कि भारत से आप डेमोक्रेसी को नहीं निकाल सकते हो, भारत के रगों में भारतीय डेमोक्रेसी दौड़ती है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी जो है वो वेरी एसेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, आप इसको हटा नहीं सकते हो। दूसरी चीज़, इसने इमरजेंसी प्रोविज़न में जो खामियां थी, जिसका उपयोग करके इंदिरा गांधी, या कह सकते हो दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उस चीज़ को उजागर किया। क्योंकि आप जानते हो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के हिसाब से भी लगाया जा सकता था। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का डेफिनेशन वहाँ पे नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जयप्रकाश नारायण ने जो एक रामलीला मैदान में लोगों को बुलाया था रैली करने के लिए, उसको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस मान लिया गया। तो इस चीज़ को हटाया गया। उसके जगह आप क्या किया, अगर आप अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया, ताकि आर्म्ड रिबेलियन हो तभी आप इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते। उसके बाद ये भी चीज़ें कर दी गई कि यूनियन कैबिनेट अब रिटर्न में देगी प्रेसिडेंट को, तभी जाकर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी। पहले क्या था, फ़ोन पे बोल दिया, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट आप लगा दो, तो लगा दिया। ये भी चीज़ थोड़ी है, ये रिटर्न में देना चाहिए और कैबिनेट देगा। पहले क्या था, इंदिरा गांधी ने बोल दिया, हो गया, इंदिरा गांधी के बोलने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने लगा दिया, ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब कैबिनेट रिटर्न में देगी प्रेसिडेंट को, तभी चीज़ है। मतलब जो प्रोविजंस में खामियां थी, एम्बिग्युइटी थी, उसको उजागर किया कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। तीसरी चीज़, सिविल लिबर्टी का अवेयरनेस फैला, लोगों को राइट्स की वैल्यू पता चली, लोगों को फ्री एंड फेयर जुडिशरी के बारे में या उसकी महत्ता के बारे में पता चला, ठीक है। आप देखोगे कि जुडिशरी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में, उनको भी चीज़ें पता चलती है कि हमारा इंडिपेंडेंट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईलाइट एनी 3 रीजंस फॉर द अपोजिशन पार्टीज टू कम टुगेदर टू फॉर्म जनता पार्टी इन 1977। क्यों जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, इसके 3 कारणों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले, जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि 1977 में बनी थी। ये बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी, उनका एक कह सकते हो कि ग्रुपिंग था, जिसके अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी जैसे काले कानून को, मतलब काले समय को लेकर आए थे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि कांग्रेस के रूल को ख़त्म करना है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। तो इमरजेंसी के खिलाफ जो भी लोग थे वो सब मिलकर एक जनता पार्टी फॉर्म करते हैं। मकसद यही था कि अथॉरिटेरियनिज्म, इंदिरा गांधी की जो
ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करना है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वापस से लेके आना है और डाइवर्स सपोर्ट जो था उसको मोबिलाइज करना था। उनका मेन मकसद यही था कि एक एंटिटी बनाते हैं जिसमें जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी और जितने भी लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ है सबको एक इकट्ठा करेंगे। और फाइनली इसका परिणाम भी निकल के आता है कि 77 का जब इलेक्शन होता है तो जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है और पहली बार भारत के सेंटर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गिव एनी 3 आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। 3 आर्गुमेंट्स बताइए जिससे जस्टिफाई किया जाता है। तो भाई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था इमरजेंसी लगाना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली लोग रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इरिटेशन कर रहे हैं, इससे नॉर्मल फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स कहा करते थे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैली हो रहे हैं, ये इंदिरा गांधी को बस कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इमरजेंसी लगा दें और लोगों के भले के लिए, गवर्नमेंट के भले के लिए भी है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे गवर्नमेंट की। तीसरी चीज़ इंटरनेट डिस्टर्बेंस को एड्रेस करना। अब इंटरनेट डिस्टर्बेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनिंग था उस समय में, जिसके आधार पर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे और सरकार का ये कहना था कि बार बार ये इंटरनेट डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसके कारण से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट है और इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो इमरजेंसी का लगाना। और इन आर्गूमेंट्स को देकर इमरजेंसी लगा दिया गया। इवन ये भी चीज़ें कही गई कि प्रधानमंत्री जो प्रो पुअर प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है या सोशलिस्ट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, गरीबों के भले के लिए चीज़ें कर रही हैं, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सरकार गिराने की कवायद कर रहे हैं, सरकार गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसके कारण इमरजेंसी लगा दिया गया। तो ऐसे आर्गूमेंट्स दिए गए जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट बताने नेशनल इमरजेंसी का। सबसे पहले सिविल लिबर्टी आपकी खत्म हो गई, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली वैसे सस्पेंड कर दिए गए, मीडिया को सेंसरशिप देखने को मिला। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल रिप्रेशन और अरेस्ट हो गए, जिसके कारण पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सबको बिना ट्रायल के कोर्ट के अंदर बंद कर दिया गया था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, पावर कुछ लोगों के हाथ में, जैसे इंदिरा गांधी थी, उनके पुत्र संजय गांधी, उन सब लोगों के हाथों में आ गया था, किचन कैबिनेट वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था, कुछ लोगों के हाथ में सारे पावर्स आ गए थे। नेक्स्ट प्रोटेस्ट का सप्रेशन हो गया था, मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। और इकोनॉमिक पॉलिसी पे इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अब उनके इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट नहीं थी। अपने हिसाब से इंदिरा गांधी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको लॉन्च कर रही थी, चाहे वो 20 पॉइंट प्रोग्राम हो और ये सारी चीज़ें हो, सारी चीज़ लॉन्च कर रही थी उस समय में। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पॉलिटिकल कंसिक्वेंस की बात करें तो उसमें लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा, गुस्सा फूटा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरुआत में लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया था, लेकिन उनको जब एहसास हुआ कि भाई इमरजेंसी से नुकसान हमारा हो रहा है, तो उन्होंने फिर कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े हो गए और इसका खामियाजा 1977 के इलेक्शन में देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ इमरजेंसी 1977। 1977 में जब इमरजेंसी हटाया गया उसके बाद क्या क्या बदलाव भारत के पॉलिटिक्स में देखने को मिला। जनता पार्टी का फॉर्मेशन होता है, अपोजिशन पार्टी इकट्ठा आती है कांग्रेस को बाहर रखने के लिए, इमरजेंसी जैसे चीज़ों से जो भी लोग त्रस्त थे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। कांग्रेस की हार देखने को मिलती है, पहली बार सेंटर में लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार जाती है। तो ये 1952 से जो सिलसिला चला आता रहा है कि कांग्रेस ही चुनाव जीती थी, वो खत्म होता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक की स्ट्रेंथनिंग होती है, डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन किया जाता है। एक तरह से आप कहोगे कि जो भी एक्सेसेस किए गए थे, जो भी एम्बिग्यूटीज़ का फ़ायदा उठा के इमरजेंसी लगाया गया था, उसको ठीक किया गया। जब जनता पार्टी की सरकार आती है उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इस तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द जनता पार्टी गवर्नमेंट फेल टू कंप्लीट इट्स। आपको पता है कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार कुछ ही महीनों के बाद गिर जाती है। उसके बाद जो चरण सिंह है उनकी अंदर में नेतृत्व में सरकार बनती है विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, वो भी कुछ समय गिर जाती है और 1980 में दोबारा चुनाव हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जनता पार्टी सरकार क्यों इतने कम समय में ही गिर गई। मेन कारण था कि उनका एक कॉमन प्रोग्राम नहीं, कॉमन कुछ एक पॉलिसी नहीं था, सिग्निफिकेंट कुछ पॉलिसी चेंज नहीं लेके आया गए। बस कांग्रेस को हराने के नाम पर तो जीत गए, लेकिन उनका एक कोई पॉलिसी नहीं था, कोई एक
रास्ता नहीं था जिसको लेकर आगे बढ़ सके। साथ ही साथ उसके अंदर में बहुत सारे लीडर्स थे जो कि ये चाहते थे कि हम नेता बने और हम प्रधानमंत्री बने, जैसे चौधरी चरण सिंह वो चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने। फिर जगजीवन राम थे जो कि चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, और मोरारी देसाई। तो ये तीनों लीडर्स में एक तरह से पॉलिटिकल रेस चल रहा था कि हम प्रधानमंत्री बने बने ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग इसके कारण नाखुश थे। तो ये चीज़ है, मतलब साथ तो आ गए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती और इसके कारण से सरकार गिर जाती है। फिर चौधरी चरण सिंह विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस सरकार बनाते हैं और वो भी कुछ ही महीनों में गिर जाती है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि 1980 के चुनाव में कांग्रेस वापस जीत जाती है। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप केवल लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो फिर जो पब्लिक है वो भी आपको परहेज करती है और 1980 के चुनाव में वापस से कांग्रेस पावर में आ जाती है। ऑल बिकॉज कि जनता पार्टी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकी, लोगों के जो भी इंटरेस्ट थे या लोगों के जो भी ग्रीवांसेस थे उसको सही तरीके से नहीं फुलफिल कर पाई। लोग जिस मकसद से उन लोगों को सत्ता पे बिठाया था वो पूरा नहीं कर पाए। तो इस कारण से फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर जाती। 14th क्वेश्चन है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी? देखो बहुत सारे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। सबसे पहला तो केशवानंद भारती केस 1973 की बात है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था कि संविधान में आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आर्टिकल 368 के अंदर में, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो था कांग्रेस पार्टी के लिए और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए। फिर जो एन साहब थे, जस्टिस एन उनको बना दिया जाता है चीफ जस्टिस, जबकि उनके ऊपर में 3 जजेस थे और परिपाटी यही चली आ रही थी। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, बट एन को बना दिया जाता है क्योंकि उनके ऊपर जो 3 जजेस थे ना, वो केशवानंद भारती केस में उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण टसल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस समय में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलता है और इंदिरा गांधी के कई सारे अमेंडमेंट्स को जुडिशरी ने फिर उसको नल एंड वॉइड भी क्रिएट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ सा कमीशन कंस्टिट्यूटेड आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। सा कमीशन के फाइंडिंग्स के बारे में बताना है आपको। तो सा कमीशन के बारे में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। इट वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी इन 1977। और इसको क्या काम दिया गया था कि इन जो भी सरकार ने एब्यूजेस ऑफ पावर किए, मतलब इमरजेंसी के समय में सरकार ने क्या क्या अपने पावर का दुरुपयोग किया है, क्या क्या एक्सेसेस किए, इसके बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार करो और वो सबमिट करो। इसमें बहुत सारे लोगों को एविडेंस कलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों को टेस्टिमनीज देने के बुलाया गया और इसमें यही चीज़ें निकल के आती है कि बहुत बड़े स्केल पर लोगों को अरेस्ट किया गया था। करीब 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसमें बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स भी थे। साथ ही साथ इसमें प्रेस को दबाने की बात करी गई, जिसमें प्रेस की बिजली काट दी जाती थी और सेंसरशिप लगाया गया था। बाद में इस कमीशन के रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसको प्रेजेंट भी किया गया था, जिसमें ये चीज़ें लिखी गई थी कि भाई साहब इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पावर अब्यूज़ किया था। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जामिन द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू क्रश। नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। 1967 में नक्सलबारी, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव था नक्सलबारी, वहाँ से ये शुरू होता है, इसलिए इसको नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात थी। कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो देखो सीपीआईएम के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था और बाद में इससे टूट कर सीपीआईएमएल बनते। पहले तो सीपीआई था, उससे टूट कर सीपीआईएम बना था और उससे फिर टूट कर सीपीआईएमएल बना था, जिसको लीड कर रहे थे चारू मजूमदार। उन्होंने मतलब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था इंडियन डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानता था और गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप छुप के लड़ने वाली जो पद्धति है उसको अपनाया था और ज़बरदस्ती जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें छीनते थे और गरीब लोगों में बांट दिया करते थे, आदिवासी लोगों में बांट दिया करते थे। लेकिन जो रास्ता था इनका ये वायलेंट रास्ता था, मतलब हथियार के बल पर और हिंसा के बल पर ये सारी चीज़ें किया करते थे। उनका मेन रीज़न यही दिया जाता था या उनका जो दलील था वो यही था कि आदिवासीज़ के या जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम ज़रूरी है। इसको दबाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीजर्स लिए थे, हालांकि पूरी तरह से इसको बंद नहीं कर पाए और ये अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी ये फैलता चला गया, जिससे हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और क्वेश्चन ये कहा जा रहा है
एनालाइज इन 3 मेन कॉजेज ऑफ अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। 3 कारणों के बारे में आपको बताना है। पहली चीज़ कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। कश्मीरी आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशन, जो कि कश्मीरियत आइडेंटिटी से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, उनके अपने अपने एस्पिरेशंस थे। इवन कि इंडिपेंडेंस कैसे होना चाहिए हम लोगों को, पाकिस्तान को मर्ज करना, पाकिस्तान में मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इंडिया से साथ मर्ज होना चाहिए तो कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ज़्यादा या कम, इस पर अपनी अपनी उनके राय हुए करते थे। इंटरनल डिवीज़न भी था। देखो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो जम्मू वाला रीजन है उसमें आप देखोगे कि जो हिंदूज का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। कश्मीर का रीजन है वहाँ पर आप मुस्लिम्स के पॉपुलेशन को ज़्यादा पाओगे। और लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर आप जो बुद्धिस्ट है और मुस्लिम्स है उनके पॉपुलेशन देखोगे, जिसमें ज़्यादातर बुद्धिस्ट। तो आप तीनों रीजन को आप देखोगे ना, तो इन तीनों रीजन को मिला के पूरा जम्मू एंड कश्मीर बनता है। तो एक इंटरनल डिवीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो भी अलग अलग है। कश्मीर का ज्योग्राफी है काफ़ी अलग है। जम्मू का जो ज्योग्राफी है वो वैलीज एंड जो मैदानी इलाके वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कश्मीर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, लद्दाख वाला पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। एथनिसिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट बना रहता है और प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूसली कंट्रोवर्शियल। वो क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज है या कॉन्फ्लिक्ट्स है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके कारण से वहाँ पे प्रॉब्लम्स बने रहते हैं आज भी। 2008, 2015, 2016 का ये सवाल है कि क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, क्या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। छोटा सा इंट्रो दोगे कि जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स में हमेशा से आप कंट्रोवर्शियल देखोगे और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चीज़ें चलती रहती। एक्सटर्नली अगर बात करें तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करते आ रहा है कि कश्मीर वैली उसका है और उसी का होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम्स की ज़्यादा है। और इवन आज़ाद होने के बाद ही सीधा मतलब अब देखोगे आज़ाद हुए नहीं कि उन्होंने अटैक कर दिया टू एनेक्स कश्मीर एंड ऑल। उन्होंने एक ट्राइबल इन्वेजन को उन्होंने एक तरह से एंडोर्स किया था और इंडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे इंडिया कश्मीर के जो राजा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस इन इंडिया से साइन किया एंड कश्मीर पीपल वांट टू जॉइन इंडिया एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो कि वहाँ की एक तरह से उन लोगों के मुखालफत करने वाली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो ज्वाइन करना चाहते थे इंडिया को। ठीक है, इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान जहाँ तक घुस आया है वो इलीगल ऑक्यूपेशन है और उसको इंडिया पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। तो ये एक पूरा एक्सटर्नल कंट्रोवर्सी है जो कि चलता रहता है और बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इंटरनली बात करें तो आर्टिकल 370 पे अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ के लोग जो आर्टिकल 370 क्यों दिया गया, ठीक है, भारत के जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है, दूसरे स्टेट्स की तरह ही उनको ट्रीट करो। ठीक है, ऑटोनॉमी देने की क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा छूट देने की क्या ज़रूरत है। फिर कश्मीर के जो काफ़ी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 इनफ नहीं था, उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहते थे और फाइनली तो अब आर्टिकल 370 हट ही गया। 2019 में ये चीज़ें हटा दी गई और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। 31 अक्टूबर में इम्प्लीमेंट किया गया चीज़ें कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा स्टेट है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 यूटी बना देंगे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी होगा उसमें असेंबली भी होगी है। और आर्टिकल 370 को पूरी तरह से एब्रोगेट भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के लिबरेशन के बारे में आपको बताना है। गोवा के लिबरेशन की कहानी बतानी है कि किस प्रकार से पोर्टुगीज से उसको आज़ाद करवाया गया और इंडियन यूनियन का वो पार्ट बना था। 2015 एंड 16 का सवाल है। गोवा काफ़ी बाद में जाकर भारत का पार्ट बना था। 16th सेंचुरी से आप देखोगे कि गोवा, दमन और दीव वाला जो एरिया है वो पोर्टुगीज कंट्रोल में था। आपको पता होगा कि जो भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रांताएँ हैं, यूरोपियन आक्रांता, उनमें सबसे पहले पोर्टुगीज ही थे। वास्को डिगामा वो एक पोर्टुगीज था और वो वाले एरिया पर उनका कंट्रोल हुआ करता था, गोवा, दमन, दीव और ये सारी चीज़ें। और गोवा के पर्टिकुलरली बात करूँ तो वहाँ के लोगों को सप्रेस किया गया, वहाँ पे फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करवाया गया, ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करी गई, उनको सिविल राइट्स नहीं दिए गए, सारी चीज़। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 47 में भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा पोर्टुगीज़ की ही कॉलोनी बनी हुई थी।
बहुत बाद में फिर नेगोशिएशन चल रहा था, बोला जा रहा था कि पोर्चुगल को कि छोड़ दो, निकलो यहाँ से, ये भारत का पार्ट है, तो बट वो छोड़ नहीं रहे थे। तंग होके नेहरू जी ने कहा कि भाई बहुत हुआ, और इंडियन आर्मी को वहाँ पर भेजा गया, ऑपरेशन विजय उसका नाम दिया गया, और फाइनली दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने वहाँ पर आर्मी भेजकर गोवा को आज़ाद करवा दिया गया, और पोर्टुगल वाले वहाँ से निकल गए। उसके बाद गोवा को यूटी बनाया गया। शुरुआत में गोवा एक यूनियन टेरिटरी थी, और फिर वहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि ये भी चीज़ थी कि कुछ लोगों का ये डिमांड था कि गोवा को महाराष्ट्र का पार्ट बना देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप महाराष्ट्र के साथ जुड़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया कि नहीं, हमें अलग ही रहना है। ठीक है, ओपिनियन पोल में ये चीज़ें। बाद में फिर 1987 में फाइनली गोवा को एक स्टेट बना दिया गया इंडियन यूनियन का। तो ये पूरी कहानी रही। 61 का आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि 61 में ही पोर्चुगल से आज़ाद होकर इंडियन यूनियन का पार्ट बना था। शुरुआत में यूटी, और फिर 87 में जाकर वो एक फुल फ्लेज स्टेट बना। सिक्किम की कहानी बतानी, 12th क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ सिक्किम फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टू इट्स मर्जर विद इंडिया। ये भी काफ़ी बाद में जाकर इंडिया में ऐड हुआ है। देखो, सिक्किम शुरुआत के समय में, अगर इंडिपेंडेंस के समय की बात करें, तो एक प्रोटेक्टरेट हुआ। प्रोटेक्टरेट मतलब इंडिया के संरक्षण में चीज़ें थी। इंडिया वहाँ के डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को देखा करता था। वहाँ के अपने राजा थे, चोग्याल राजवंश के वहाँ पर किंग, जो कि वहाँ पर रूल किया करते थे। बट चोग्याल के अंदर में स्ट्रगल राइज हुआ। वहाँ पे जो नेपाली मेजोरिटी के लोग थे, उनके खिलाफ ये चीज़ें शुरू हो गई, और उन्होंने फिर राजा के खिलाफ स्ट्रगल शुरू कर दिया। और फिर जो चोग्याल राजा थे, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इंडिया का पार्ट बन जाओ। और 1974 में सिक्किम में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, और सिक्किम कांग्रेस वहाँ पर इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने की बात करती थी, और वो चुनाव जीत जाती है। बाद में 1975 में जो असेंबली है, वहाँ पे सिक्किम कांग्रेस है, वही चुनाव जीती हुई है। उन्होंने फिर एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि अब हम लोग इंडिया के पार्ट बनेंगे, और चोग्याल राजवंश के जो राजा थे, उनको बिना पूछे, बिना कह सकते हो सहमति लिए हुए, जो वहाँ की असेंबली है, वो एक रिजोल्यूशन पास कर देती कि भाई हम लोग इंडिया को इंटीग्रेट होंगे। और फिर इंडियन पार्लियामेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि सिक्किम भारत का पार्ट बनता है, और 1975 में 22nd इंडियन स्टेट बना भारत का सिक्किम। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे थे इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना, तो इस कारण से कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ। फाइनली ये चीज़ें हो गई, राइट। तो इस तरीके से सिक्किम ऐड हुआ, वो भी काफ़ी बाद में जाकर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईवी रामास्वामी पेरियार इन द Dravid movement and formation of Dravid Kazhagam DK. Why did the DK get split and enter into the politics as DMK? ईवी रामास्वामी नैकर और पेरियार के बारे में आपको बताने कि उनका द्रविड़ मूवमेंट में क्या रोल था, और द्रविड़ कज़ागम को बनाने में उनका क्या रोल था, राइट। और फिर क्यों डीके स्प्लिट होकर डीएमके बन के पॉलिटिक्स में आई। देखो, ईवी रामास्वामी नैकर जो थे, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने द्रविडियन मूवमेंट को शुरुआत करा था, और वो द्रविडर कज़ागम करके एक तरह से कह सकते हो कि मूवमेंट को लीड कर रहे थे। पेरियार ब्राह्मणिक डोमिनेंस को उसको अपोज किया करते थे, कि जो ब्राह्मण का डोमिनेंस है और ये सारी चीज़ें, चाहे वो शिक्षा की बात हो या रिलीजियस चीज़ें हो, उसमें तो उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा अपोज किया करते थे। और वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस को भी अपोज किया करते थे, कि भाई नॉर्थ इंडियन का डोमिनेंस क्यों है इंडिया के कल्चर में, इंडिया के पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से वो साउथ आइडेंटिटी को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे, ठीक है, और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज कर रहे थे। फिर पेरियार के इन्फ्लुएंस में डीके जो है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, और पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं इन द ईयर 1953-54 में। उनके डीएमके की अर्ली डिमांड्स की अगर बात करो, शुरुआती समय में उनके पॉलिटिक्स किसके इर्द गिर्द घूमती थी, तो पहली चीज़ कि कलाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम जो बदल कर दिया गया था, बिड़ला के नाम पर, डालमिया के नाम पर डालमिया नगर कर दिया गया, डालमियापुरम कर दिया गया था, उसको वापस से रिस्टोर करना, ठीक है। नॉर्थ इंडियन सिंबल्स को जो स्कूल्स में जो साउथ इंडियन आइडेंटिटी की चीज़ है, साउथ इंडियन कल्चर की चीज़ है, वही पढ़ाया जाना चाहिए। नॉर्थ इंडियन सिंबल क्यों साउथ में लाए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। बाद में फिर डीके और डीएमके के बीच में स्प्लिट होता है, जब डीके की लीडर सी अन्नादुरई का देहांत हो जाता है। और इन स्प्लिट के बाद भी द्रविडियन पॉलिटिक्स में आप देखोगे डीएमके और फिर एआईडीएमके भी निकल के आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हम असली द्रविडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये सारी पार्टी, चाहे वो डीएमके हो या एआईएडीएमके हो, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझागम, जो कि जयललिता की पार्टी, वो सब डिविडेंड पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे समय तो आज तक इन्फ्लुएंस करते हुए आ रही है। तो कई सारे डिमांड्स थे, ठीक है। ये पूरा डिविडेंड मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। 1979 से 85 के बीच में जो आउटसाइडर के अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च किया गया था। आसाम मूवमेंट को लॉन्च किया था आसू। आसू मतलब ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसका मेन मकसद यही था या मेन डिमांड यही था कि जो इलीगल इमिग्रेशन हुए आसाम में, बांग्लादेश से बंगाली लोग जो वहाँ पर आ गए हैं, आउटसाइडर्स जो आ गए, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। तो मूवमेंट का मेन मकसद क्या था कि 1951 के बाद से जो भी आउटसाइडर्स आसाम में बसे हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। क्या दिक्कत थी? अब बाहरी लोग वहाँ पर बस गए थे, तो वहाँ के जो अपने लोग थे, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम हो रही थी, उनका कल्चर सबडी हो रहा था। तो इन सब कारणों से ये कहा गया कि बाहरी लोगों का यहाँ पे आना रोकना चाहिए। और फिर ये स्ट्रगल शुरू हो जाता है, ये पूरा अपराइजिंग शुरू हो जाता है। और इसमें उन्होंने ट्रेन्स के मूवमेंट को भी रोक दिया। ऑयल की सप्लाई जो कि आसाम से बिहार जा रही थी, बरौनी में रिफाइनरी वगैरह है, तो वहाँ तक जा रही थी, उसको भी रोक दिया गया था। करीब 6 सालों तक पूरा ये मूवमेंट चला। आसाम के जो ये आसू वाला जो स्टूडेंट का एक यूनियन था, उनके और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। और फाइनली 1985 में जाकर आसाम में अकॉर्ड साइन होता है आसू और इंडियन गवर्नमेंट, मतलब राजीव गांधी के बीच में। उस अकॉर्ड में यही थी कि हम लोग फॉरेनर्स को डिपोर्ट करेंगे, वहाँ से जो भी आसाम में घुस के आए हैं बाहरी लोग, उनको हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनती और असम गण परिषद, ठीक है। 1985 में इलेक्शन के बाद वो पावर में आते और उन्होंने गोल्डन असम बनाने की बात करी थी कि भाई फॉरेन नेशनल्स को यहाँ से निकालेंगे और फिर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हाल के समय में जो एनआरसी और सीए वाली चीज़ें थी, कमोबेश इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करती हुई निकल के आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में जो रीजनल पार्टीज़ का जो रोल है, इंक्रीजिंग रोल, उसको हाईलाइट करना है। तो आप देखोगे 1990 के बाद तो रीजनल पार्टीज़ का काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग स्टेट्स के रीजनल पार्टीज़ आते हैं और अपने अपने इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा रीजनल एस्पिरेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, हमारी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में और ज़्यादा इंक्लूसिविटी आई है। साथ ही साथ कि अब मेजर जो सेंट्रल पावर है ना, या आप कह सकते हो नेशनल पार्टी, वो भी ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं यार, हमें सरकार बनाने के लिए इनकी ज़रूरत है, तो मतलब हमें इनकी डिमांड भी सुननी चाहिए। पहले क्या होता था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनसे, उनकी सुने ना सुने क्या ही दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज़ है। या फिर सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट्स में मान लो कि किसी और की सरकार है, तब भी क्या होता था, तब भी एक टसल चलता था, तब भी सुने ना सुने क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब रीजनल पार्टी की मदद से आपने सेंटर में सरकार बनाया, तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो उनका इंटरफेरेंस होता है, उनके इंटरेस्ट को भी आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको भी एक्सेप्ट करते हो। मसलन नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनते चला गया था, राइट। तो इसने इंडियन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डाइवर्स बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स दैट लेड टू ए मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। क्या कारण बने जिसके कारण से कोलिशन गवर्नमेंट्स बननी शुरू हो गई? पहली चीज़, आप एक छोटा सा इंट्रो दोगे कि भाई 89 के बाद से 2014 तक हर एक बार कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत थी ही थी, राइट। 14 के बाद भी बनेंगे कोलिशन गवर्नमेंट, इन NDA 3 एंड NDA 4 ही चल रही, बट इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी? भाई यहाँ पे आपको कांग्रेस पार्टी का डिफीट हो गया है, ठीक है। इसके कारण से एक पावर वैक्यूम निकल के आया है और छोटी छोटी पार्टीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। रीजनल पार्टी और रीजनल एसेसन का आप विकास देखोगे, दलित पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब पॉलिटिकल खींचातानी शुरू हो गई। फिर उसका कोलिशन गवर्नमेंट में देखोगे कि किसी भी सिंगल पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं होती थी 89 के बाद से कि वो सरकार फॉर्म कर सके। इस कारण से फिर क्या होता था, रीजनल पार्टीज़ का यहाँ पर रोल बढ़ता गया और बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाने शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राइज के पीछे के 3 फैक्टर्स के बारे में बताइए। सबसे पहले बीजेपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि बीजेपी कहाँ पर 1984 में केवल 2 सीट जीत के आई थी, 2019 के इलेक्शन में 303 सीट जीत के आई, क्या कारण थे? पहली चीज़, हिंदू नेशनलिज्म पे उनका एम्फेसिस काफ़ी ज़्यादा था। 86 के बाद से आप देखोगे कि शुरुआत में बीजेपी की आइडियोलॉजी काफ़ी अलग थी,
बट 86 के बाद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को हिंदू नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर दिया, हिंदुत्व की राजनीति पे करने शुरू कर दिए, और उनका सपोर्ट और उनके पोजीशन को कंसोलिडेट इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि हमें हिंदूज़ का ज़्यादा सपोर्ट मिले, और हिंदू कल्चर और इसकी आइडेंटिटी को प्रमोट करने की वो बात करने लगे। कोलिशन पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने कई सारी पार्टीज़ के साथ कोलिशन फॉर्म कर करके गवर्नमेंट फॉर्म किया था, और इससे क्या हुआ, रीजनल पार्टी को साथ में लेके चलते थे तो उनका रीजनल बेस भी इंक्रीज होता चला गया। तो दूसरा रीज़न था। तीसरी चीज़ कि मिडिल क्लास का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला बीजेपी को। बीजेपी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनका जो ओवरव्यू था कि भाई हमें इस तरीके से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि बीजेपी एक राइट विंगर पार्टी, अगर मैं इकोनॉमिक डायमेंशन से भी देखूँ तो, पॉलिटिकल डायमेंशन से तो है ही, इकोनॉमिक डायमेंशन से देखूँ तो भी बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंगर्स है। इसका मतलब वो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, वो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, वो फ्री हैंड देने की बात करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो मिडिल क्लास है उनका काफ़ी सपोर्ट मिला उनको, और प्रो मार्केट रिफॉर्म के कारण ये सारी चीज़ें हो पाई, राइट। तो इनको अलग अलग जो पॉपुलेशन में सेक्शन है उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये इन फैक्टर्स के कारण भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी पार्टी बन के उभरी, और अभी डोमिनेटिंग पार्टी है। अभी आई थिंक 11 से 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012, 13, 15, 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करके जाइए। वो 4 पॉइंट बताइए जिस पर कंसेंसस बन चुका है, मतलब अब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ये मान के चलिए कि भाई ये तो हमको मान के चलना है, इसके ऊपर अब डाइवर्स व्यूज़ नहीं देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहली चीज़, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे सबका एग्रीमेंट हो गया है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी अब इस चीज़ पर विवाद नहीं करती, या एक दूसरे पर पटाक्षेप नहीं लगाती, या आक्षेप नहीं लगाती है कि भाई आपने ये रिफॉर्म्स क्यों किए, या आपकी ये पॉलिसी प्रो कैपिटलिस्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें वो लोग मान चुके हैं। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में जो अडॉप्ट किया गया था, दैट इज़ करेक्ट फॉर आवर कंट्री, एंड दैट बिकेम बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नेशन एंड आवर इकॉनमी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 1991 में कहाँ हमारे देश में इतना भी पैसा नहीं बचा था कि 2 हफ्तों तक के इम्पोर्ट बिल को हम लोग चुका सकें, और आज दुनिया में हम सब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इंस्पायर कर रहे हैं कि जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। सो एक कंसेंसस बन चुका है इस चीज़। दूसरी चीज़, स्टेट लेवल पार्टीज़ का रिकग्निशन हो चुका है कि भाई स्टेट लेवल पार्टीज़ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नेंस में। आपको सरकार बनानी है या वैसे भी, तो आपको स्टेट लेवल जो पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को सुनना पड़ेगा, उनके आइडियोलॉजीज़ को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अब प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन ज़्यादा होता है रैदर आइडियोलॉजिकल पोजीशन के। अब पार्टी इस चीज़ पर नहीं लड़ती कि मेरी आइडियोलॉजी ये है और आपकी आइडियोलॉजी है, तो उसके बीच में लड़, अब वो लोग प्रैक्टिकल इशूज़ पे लड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम, इवन की अगर मैं बात करूं कि बीजेपी है या कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब अब प्रैग्मेटिक इशूज़ पे ज़्यादा लड़ते हैं कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ पे। ऐसा नहीं कि मेरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और इसी चीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, नहीं। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो इशूज़ निकल के आते हैं, उस पर ये लोग उस चीज़ पर लड़ते हैं, और उस चीज़ पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। चौथा चीज़, रीजनल ऑटोनॉमी एंड पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। इसमें रीजनल पार्टीज़ को इवन कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, वहाँ पर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी सब मिलकर पावर शेयरिंग करते हैं, और रीजनल ऑटोनॉमी देखने को मिलता है। जो एक ज़माने में मैंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी स्टेट में है, सेंटर में, दोनों जगह पे है, तो फिर ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी, या फिर सेंटर में स्टेट कांग्रेस पार्टी है, स्टेट्स में अदर पार्टीज़ है, तो भी उनको डिसीजंस लेने में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनको फंड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। कई बार स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको गिरा भी दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा के, और सारी चीज़ें करी जाती थी। तो ये भी देखने को मिलता था। वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई है, और स्टेट से रिप्रेजेंटेशन के कारण जो स्टेट का रीजनल इम्बैलेंस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी करेक्ट हुआ है।